एक शब्द है गबन। गबन का मतलब बताइए क्या होता है? क्या होता है? हाँ, गबन का मतलब जो सरकारी ऑफिस का फंड है, उस फंड को अपने पास यूज करना उसका। एक बच्चे ने पूछा कि मुझे चश्मा लगा हुआ है, क्या मैं आईपीएस बन सकता हूँ? तो बन सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा लगा हो तो कोई समस्या नहीं। बस चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा अगर है तो दिक्कत है। आमतौर पर 4 तक नंबर अगर है दोनों आंखों में, 4+4 मतलब, वहां तो कोई समस्या नहीं। 4 से ज्यादा है तो मुझे देखना पड़ेगा लेटेस्ट अब क्या तरीका है। मेरे ख्याल से तो 4 से ज्यादा भी हो और चश्मा लगाने के बाद ठीक हो जाता आंख तो चल जाता है उसमें। और इसमें एक शब्द आपके नोट्स में है करणीय और एक अकरणीय। क्या अर्थ होता है इसका बताओ? हाँ, जो करने योग्य है, डुएबल है, वो करणीय, और जो नॉट डुएबल है, अकरणीय, जो नहीं करना चाहिए, अकरणीय। 3 शब्दों में अंतर पूछा, परसुएशन, इन्फ्लुएंस और कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब है कि जो नियम है उन नियमों को पूरा करना, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, इसको बोलते हैं कंप्लायंस। परसुएशन आप जानते हैं, किसी को परसुएट करना। इन्फ्लुएंस का मतलब है किसी पर प्रभाव डालना, और वो प्रभाव परसुएशन की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी और तरीके से भी हो सकता है, लाठी भाले से भी हो सकता है, मार कुटाई से भी हो सकता है। इन्फ्लुएंस तो वो भी है। तो इन्फ्लुएंस तो कई तरीके हैं। इन्फ्लुएंस के बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है परसुएशन। और कंप्लायंस का मतलब जो नियम या जो अपेक्षाएं हैं उनको ठीक से फॉलो करना। एक वाक्य में एग्जांपल देना, निष्पक्षता हमेशा अच्छी नहीं होती, उदाहरण देकर बताएं। एक ऐसा एग्जांपल जहां निष्पक्षता बुरी हो, जहां 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक बहुत कमजोर, एक बहुत ताकतवर, आप जज बन गए और आपने उस कमजोर व्यक्ति के कमजोरी के सारे पैरामीटर को साइड में कर दिया और फिर कहा कि हम एकदम बराबरी के स्तर पर मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ जो निष्पक्षता है, ये दरअसल क्या हो गया? भेदभाव हो गया। तो किसी सही मुद्दे में या वंचित वर्ग के पक्ष में आपको थोड़ा बहुत झुके होना चाहिए, इसलिए निष्पक्षता कहीं कहीं फायदेमंद होती है, मतलब इंक्लूसिवनेस के लिए अच्छी मानी जाती है। एक केस स्टडी जैसा कुछ है, मध्य प्रदेश में एक विवाद में लेडी डीएम ने बीजेपी लीडर को थप्पड़ मारा, एसडीएम ने मार दिया है। कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कोई एक्शन ले सकती है जब राज्य में अपोजिट गवर्नमेंट हो? तो अभी तो वहां पर इलेक्शन का तो मसला नहीं है ना कोई भी, ये तो सामान्य स्थिति के बीच में सब हुआ है ना। अगर मध्य प्रदेश में लेडी एसडीएम ने लीडर को थप्पड़ मारा है तो लीडर के पास पूरा अधिकार है कि वो उसके एफआईआर करवाए। हाँ, तो उसके पर जांच होगी और एक्शन होगा उस लेडी पे। सरकार उस पर एक्शन लेगी या नहीं, सरकार का मतलब विवेकाधीन मामला है। आमतौर पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, सेंट्रल इस पे एक्शन नहीं लेगा क्योंकि वो एसडीएम होने का, अगर वो आईएएस नहीं, मेरे ख्याल से पीसीएस ऑफिसर होगी ना। पीसीएस है तो फिर केंद्र सरकार की भूमिका जीरो के आसपास हो जाती है। अगर आईएएस है किंतु एसडीएम है तो केंद्र सरकार की भूमिका फिर भी बनती है। अगर पीसीएस है तो भूमिका बनेगी राज्य सरकार की। अगर डीएम है, प्रॉपर आईएएस है, तो केंद्र सरकार की भूमिका बनती है। उस केस में राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, या बचाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार, हाँ, कोई सा मतलब जो राज्य का मंत्री या सीएम है उसके साथ कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी उस एसडीएम की, इसलिए ऐसा कर रहे होंगे। सरकारी करती है ऐसा, लेकिन उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो एफआईआर करवा के इस पे मामले को आगे बढ़ा सकता है। इतना आसान नहीं होगा बचना। अगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है जिसने उसने मारा है उसको, तो बहुत आसान नहीं होगा बचना। अगर नेता ने भी ऐसे किया तो फिर दोनों फंसेंगे ना। मुझे तो अपने आधे पक्ष बताया ना कि लेडी डीएम ने थप्पड़ मार दिया, इसमें ज्यादा चुभने वाला लग रहा है कि लेडी ने कैसे मार दिया। पुरुष होता तो भारतीय परंपरा के अनुसार चल जाता, लेकिन लेडी ने मार दिया, ये दिक्कत ज्यादा है। एक है स्थावर संपत्ति और जंगम संपत्ति। क्या है ये शब्द सुने आपने कभी? जैन दर्शन में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, स्थावर और जंगम। स्थावर का मतलब है स्टैटिक, जंगम का मतलब मोबाइल, डायनामिक, मोबाइल। चल अचल, जो चल संपत्ति है वो जंगम संपत्ति है, और जो अचल संपत्ति है वो स्थावर संपत्ति है। ठीक है, तो चल और जंगम एक बात है, अचल और स्थावर एक बात है। चलो, अंतिम में 3 शब्द हैं जो नोट्स में, बताइए क्या मतलब है। पहला है विहित। विहित का मतलब क्या है? विहित का मतलब होता है मेंशन्ड, जो कहीं पर उल्लिखित है या जो वर्णित है कहीं, उसको बोलते हैं विहित। दूसरा है कामासक्त, इसका मतलब काम भावना की आसक्ति से युक्त व्यक्ति जो होगा उसको बोलेंगे कामासक्त। और तीसरा है गत या विगत, इसका मतलब गत क्या होता है? अच्छा, विगत क्या होता है? जो बीत गया हो, जो बीत गया है उसको बोलते हैं गत या विगत, यानी जो पहले हुआ है, पूर्ववर्ती है, उसको बोलेंगे गत या विगत। चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, गुंजायमान लोकतंत्र, मेरे ख्याल से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का अनुवाद किसने ऐसा किया होगा? वाइब्रेंट का मतलब जिसके अंदर जीवंतता हो, उसका हिंदी में गुंजायमान किया है। क्या अनुवाद है, क्या बात है, गुंजायमान लोकतंत्र। हाँ ठीक है, बड़ा रोचक सा लग रहा है सुनने में। वाइब्रेंट का अनुवाद होगा। वाइब्रेंट का मतलब जिसके अंदर वाइब्रेशंस रहती है, जीवंतता रहती है और लोग पार्टिसिपेट करते हैं ठीक तरीके से, उसको बोलेंगे। पारेषण का मतलब होता है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के लिए हिंदी शब्द है पारेषण। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का मतलब होता है किसी चीज को यहां से वहां भेजने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की पूरी प्रक्रिया, इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। ठीक है, वो जो टैक्सेस आप पढ़ते होंगे ना इकोनॉमी में, उसमें आएगा पारेषण पर कर, टैक्स ऑन कंसाइनमेंट इसको बोलते हैं। चलिए शुरू करें। चलिए, उस दिन हम लोग कहाँ रुके थे ये बताइए? मेरे ख्याल से नेताओं वाला हो गया था, सिविल सर्वेंट्स वाला थोड़ा सा हमने शुरू किया था, थोड़ा सा बचा हुआ था। पॉलिटिकल एरिया में क्या क्या संशोधन करने की जरूरत है वो सब हमने बात कर ली थी, जो कि सेकंड ईयर ने कहा था। फिर मैंने जाते जाते आपसे कहा था कि सिविल सर्विसेज के मामले में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन आपको कहा था कि उसमें जो कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट है उसके कुछ नोट्स आपको दिए थे, उसमें कुछ पॉइंट्स में निशान लगवा दिए थे कि उनको पढ़ लीजिएगा।
तो आपने उनको पढ़ा या ठीक वैसा वैसा वापस लेके आ गए हैं? तो करेंगे ये कि मैं उसको थोड़ा सा क्लासिफाई करके 3-3 4-4 बातें बता देता हूँ, ताकि इसको ना भी आप पढ़ना चाहें ना, तो पॉइंट्स आपके पास रहें और आप उससे काम चला सकें। जो चैप्टर हाँ है तो वही बेसिक बात तो वही है। चलिए, तो अभी हम पढ़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो सिविल सर्विसेज के लिए ये दोनों चीजें क्या हैं? देखो, सिविल सर्विसेज में 3 तरह की सेवाएं शामिल होती हैं। एक सिविल सर्विस को बोलते हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरा जो ग्रुप है उसको बोलते हैं सेंट्रल सर्विसेज, केंद्रीय सेवाएं। तो पहली है ऑल इंडिया, हिंदी में क्या बोलेंगे? अखिल भारतीय सेवाएं। दूसरी हो गई केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज, और तीसरी है स्टेट सर्विसेज। इन तीनों का अंतर आपने अगर संविधान में पढ़ा हो सर्विसेज वाला भाग, तो हल्का हल्का आइडिया हो गया होगा। अदरवाइज यूं समझ लें कि कुछ सर्विसेज ऐसी है जिसमें सब कुछ स्टेट करता है। स्टेट सर्विस का मतलब जिसमें सिलेक्शन स्टेट करेगा, अपॉइंटमेंट स्टेट करेगा, ट्रेनिंग स्टेट करवाएगा, प्रमोशन स्टेट करवाएगा, अंत में पेंशन भी स्टेट देगा। जिसमें ये सारी चीजें स्टेट करेगा उसको बोलते हैं स्टेट सर्विस। और सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो आपको पता है कि हमारे संविधान में एक है 7वीं अनुसूची, 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल में 3 सूचियां हैं। एक का नाम है संघ सूची, एक का नाम है राज्य सूची, एक का नाम है समवर्ती सूची। राज्य सूची में जो भी विषय आते हैं उन विषयों पर कानून बनाने और उनका प्रशासन करने की शक्ति राज्य के पास होती है। केंद्र सूची या संघ सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने और प्रशासन करने की शक्ति केंद्र के पास है। समवर्ती सूची में दोनों के पास है, किंतु अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो किसकी चलेगी? केंद्र की चलेगी, संघ की चलेगी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य में सहमति है कि राज्य इसको देखेगा, उन विषयों में से किसी विषय पर यदि कोई सर्विस गठित की जाती है तो वो सर्विस स्टेट सर्विस होती है। जैसे टैक्सेस के मामले में जीएसटी के आने से पहले एक टैक्स था सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स या बिक्री कर किसके पास था? राज्य के पास था। इसलिए हर राज्य की सरकार अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू या लोअर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो सेल्स टैक्स के ऑफिसर से, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर हो, सीनियर रैंक, चाहे इंस्पेक्टर्स हो, सब इंस्पेक्टर्स हो, या उससे नीचे के कर्मचारी हो, उनका सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करवाना, उनकी पोस्टिंग करना, ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना, जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ एक्शन लेना, रिटायरमेंट करना, उसके बाद पेंशन देना, ये सारे के सारे काम कौन करता है? राज्य सरकार करती है। तो जो विषय राज्य सूची में है उस विषय से जुड़ी कोई भी सेवा, जैसे स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, जैसे शराब पर अभी भी स्टेट एक्साइज चलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी स्टेट एक्साइज चलता है, तो अभी भी राज्यों में जीएसटी के समानांतर एक स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट चलता रहता है। तो उससे जुड़े हुए सब लोग के सर्विस में स्टेट सर्विस में स्पष्ट एकदम। सेंट्रल सर्विसेज वो है जिनका संबंध यूनियन लिस्ट के साथ है। यूनियन लिस्ट के किसी टॉपिक के साथ है, तो यूनियन लिस्ट के बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे उनमें से एक टॉपिक का नाम है इनकम टैक्स। इसलिए जो IRS IT होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स वाली, वो सर्विस पूरी तरह से कौन सी हो गई? वो हो गई सेंट्रल सर्विस। अब ये बताओ कि रेलवे जो है, रेलवे राज्यों का है केंद्र का है? भारत में केंद्र का है। तो रेलवे से जुड़ी कोई भी नौकरी, इसी प्रकार ये बताइए कि टेलीफोन वगैरह ये केंद्र के हैं कि राज्यों के हैं? केंद्र के हैं। तो टेली कम्युनिकेशन से जुड़ी कोई भी नौकरी अगर होगी तो वो कौन सी सर्विस होगी? सेंट्रल सर्विस होगी। एकदम सिंपल है। और अगर कोई एयरलाइन से, एविएशन से जुड़ी सर्विस है तो कौन सी आएगी? इसी में आएगी, एविएशन भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस का संबंध होता है उन चीजों से जिनका प्रशासन सामान्यतः देश से तो राज्य है, किंतु जब भारत आजाद हुआ तो उस समय 9 ऑल इंडिया सर्विसेज हुआ करती थी। बहुत रोचक बात यह कि जब आप किसी ऑल इंडिया सर्विस में जाएंगे, आपको पता नहीं 3 सेवाएं ऑल इंडिया सर्विस में आती हैं। कौन कौन सी 3 आती हैं? IAS, IPS और IFS, यानी कि IFOS बोलते हैं उसको, छोटा ओ लिख के काम चला लेते हैं, मतलब फॉरेस्ट सर्विस, न कि फॉरेन सर्विस। जो IFS है वो सेंट्रल सर्विस, ध्यान रखिएगा। क्योंकि विदेशी संबंध कौन सी सूची में आते हैं? समवर्ती में आएंगे, संघ सूची में आएंगे। केंद्र सरकार देखेगी दूसरे देशों से क्या संबंध है, तो दूसरे देशों से संबंध तय करने की शक्ति केंद्र के पास है, इसलिए केंद्रीय सेवा है IFS। ऑल इंडिया सर्विस आजादी के समय 9 थी। उस समय जब संघात्मक ढांचा बनना शुरू हुआ, संविधान बनने लगा, तो जो नए नए प्रांत थे, राज्य थे, उन सब ने खूब दबाव बनाया कि ऑल इंडिया सर्विसेज खत्म कर दी जाए। नेहरू जी दबाव में आ रहे थे, ये हुआ कि इसको हटाई देते हैं। क्योंकि आमतौर पर जैसे अमेरिका जैसे राज्यों में सर्विसेज 2 ही प्रकार की हैं, सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज है। ऑल इंडिया या ऑल अमेरिकन सर्विसेज वहां पर नहीं है। जैसे स्विट्जरलैंड में ऑल स्विट्जरलैंड सर्विसेज नहीं होती है, वहां पर या तो सर्विसेज स्विट्जरलैंड की है, सेंट्रल है, या फिर जो वहां के छोटे छोटे स्टेट्स हैं, क्या बोलते हैं उन स्टेट्स को, कुछ और नाम रहता है ना उनका, कैंटन्स बोलते हैं, कैंटन्स, उनकी सर्विसेज अलग से होती है। तो भारत में एक विशेष कंसेप्ट आया ऑल इंडिया सर्विस, जिसके समर्थक थे पटेल। पटेल ने नेहरू से कहा कि देखो देखो ठीक से समझो बात को, कम से कम 2 ऑल इंडिया सर्विसेज चाहिए मुझे, वरना देश को एक रख नहीं पाएंगे हम लोग। फिर पटेल के दबाव पर 2 सेवाओं के लिए मान गए। एक सर्विस हो गई IAS, एक हो गई IPS। जो पहले से ICS चली आ रही थी उसका नाम IAS हो गया, और जो पहले से IP थी, इंडियन पुलिस थी, उसका नाम IPS हो गया। हमारे संविधान में एक विशेष आर्टिकल है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, वो है 312। इसमें बताया कि इन सर्विसेज का गठन कैसे होगा। इसमें राज्यसभा की भूमिका थोड़ी ज्यादा भूमिका है। और जब 312 में बता दिया है कि इनका गठन कैसे होगा, उसके बाद लिखा है सेकंड क्लॉज में, थर्ड क्लॉज में, सेकंड में शायद, कि इस संविधान की शुरुआत के समय से यह माना जाएगा कि 2 सेवाओं IAS और IPS का गठन इसी रीति से हुआ है।
हुआ नहीं उस रीति से, लेकिन लिखा है कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि इन दो सेवाओं का गठन इसी रीति से संविधान में हुआ है, तो वो सर्विसेज संविधान लागू होने के समय से लागू हो गई थी। बाद में 1960s में IFOS आ गई, और क्यों ऑल इंडिया सर्विस बनती है, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर समझना हो, केंद्र का नियंत्रण राज्यों पर भी किसी न किसी मात्रा में रहे ताकि देश एक बना रहे। जैसे IAS है, आप IAS बनना चाहते हैं, इसका नाम है ऑल इंडिया सर्विस, पर सच क्या है, एक राज्य में जाके फंसोगे 35 साल वहीं गुजारोगे, उसके बाद नाम है ऑल इंडिया सर्विस। और सेंट्रल सर्विस का नाम है सेंट्रल सर्विस, और पूरे देश में चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी पोस्टिंग तमिलनाडु में हो जाएगी, कभी केरल में होगी, कभी कश्मीर में होगी, कभी असम में हो जाएगी। तो लोग कहते हैं कि मैं सेंट्रल सर्विस में था और धनचक्र में घूम रहा हूँ, तुम ऑल इंडिया सर्विस में थे, एक राज्य में बैठ के जीवन गुजार रहे हो, ये क्या माजरा है। इसका मतलब है, ऑल इंडिया सर्विस का मतलब है एक ऐसी सर्विस जिसमें भारत की सरकार आपको भारत के किसी भी राज्य में भेजेगी, एक कार्डर देगी, कार्डर, स्टेट कार्डर जिसे बोलते हैं ना, उस कार्डर में आप रहेंगे। उस कार्डर से डेपुटेशन में केंद्र में आ सकते हैं, विशेष परिस्थिति में किसी और राज्य में भी जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः उस राज्य में ही जीवन गुजारेंगे। जब तक आप उस राज्य में रहेंगे, सेंट्रल सर्विस में तो हर चीज सेंटर करता है जो यहाँ स्टेट करता है। ऑल इंडिया सर्विस में सिलेक्शन सेंटर करता है, ट्रेनिंग सेंटर करवाता है, कार्डर अलॉटमेंट सेंटर करता है। उसके बाद की स्थितियां चेंज हो जाती हैं। जब आप अपने कार्डर में हैं तो वेतन कौन देगा, राज्य देगा। ट्रांसफर कौन करेगा, राज्य करेगा। उसमें प्रमोशंस कौन करेगा, वो भी राज्य करेगा। एक्शंस इनिशियल कौन लेगा, राज्य लेगा। लेकिन जब कोई बड़ा एक्शन लेने की बात आएगी तो अंतिम रूप से ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी पे एक्शन केवल केंद्र सरकार ले सकती है, राज्य सरकार नहीं ले सकती है। इसलिए मैंने डीएम अगर है तो सीएम डीएम को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर देगा, सस्पेंड कर देगा, उसके आगे उसकी हैसियत में है ही नहीं। वो हैसियत केवल डीओपीटी केंद्र सरकार की है, राज्य के पास है ही नहीं। ऐसा किया क्यों है? अच्छा, जब ये लोग केंद्र में काम करेंगे तो वेतन कौन देगा, केंद्र सरकार देगी उस समय। तो इनका वेतन कौन देगा, ये तय होता है कि इस समय वो कहाँ पोस्टेड है, केंद्र में या राज्य में। ये करने की खास वजह थी ताकि देश एक बना रहे। आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश में जितने भी जिले हैं, कितने जिले इस समय, 600 के आसपास जिले, एग्जैक्ट नंबर किसी को पता है? गुप्ता जी बताएंगे। हाँ, 612 के लगभग क्या होता है, फिर लगभग तो मैं बोल रहा था। चलो 612 कह रहे तो 612 मानेंगे हम तो। मान लीजिए कि 612 जिले हैं, इसका मतलब 612 है एसपी या एसएसपी और 612 डीएम या डीसी या कलेक्टर है हमारे देश में। उस रैंक के लोग तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उस डेजिग्नेशन वाले लोग इतने होंगे। ये जो 1224 लोग है, 1224 लोग, वो एक तरह से देश के हर जिले को संभालने में सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल है। और ये सारे के सारे इन दो सेवाओं से हैं, आईएएस और आईपीएस। और ध्यान रखना है कि जिले के स्तर से ऊपर के सारे अधिकारी ये आईएएस मिलेंगे, ये आईपीएस मिलेंगे। मतलब मोर देन 90% ऑफिसर्स आपको आईएएस आईपीएस मिलेंगे। इस समय किसी राज्य का पूरा स्ट्रक्चर जिनकी मुट्ठी में है वो कौन है, आईएएस आईपीएस है। और यदि आईएएस आईपीएस पर देश की सरकार का नियंत्रण रहे, राज्य की सरकार का नियंत्रण ना रहे, तो देश की सुरक्षा ज्यादा बेहतर है। और नियम क्या है कि किसी भी स्टेट कार्डर में 2/3 अधिकारी अन्य राज्यों से जाते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं। केवल 1/3 अधिकारी इनसाइडर्स होते हैं जिनको होम कार्डर मिलता है। इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि अगर आप कल्पना कीजिए कि तमिलनाडु किसी समय नाराज होकर कहता है कि भारत से अलग होना है, और तमिलनाडु एक बड़ा कार्डर है, तो इसका मोटा मोटा मतलब मान के चलिए कि तमिलनाडु में जो आईएएस होंगे उनकी संख्या करीब 300 से 350 के आसपास होगी। इतने आईपीएस भी होंगे, लगभग 700 लोग मान लीजिए। ये 700 अधिकारी जो पूरे राज्य को संभालते हैं, उन 700 में से 2/3 466 ये तमिलनाडु के नहीं है। और क्योंकि ये 466 लोग तमिलनाडु का शासन संभाल रहे हैं किंतु तमिलनाडु के नहीं है, इसलिए चाहे वहां का सीएम अड़ जाए, चाहे वहां की सारी पॉलिटिकल पार्टीज अड़ जाएं, उसके बाद भी क्या उनके हाथ में है कि वो तमिलनाडु को देश से बाहर कर दे? नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता जो है, शासन जो है, वो ज्यादा मात्रा में उनके हाथ में है जो उस राज्य के लोग हैं ही नहीं। ये ऑल इंडिया सर्विस के पीछे का तर्क है कि हर राज्य में सबसे ताकतवर पदों पर वो लोग हों जिन्हें केंद्र ने चुनकर भेजा है और अन्य राज्यों से भेजा है, न कि उसी राज्य के लोग हैं। अगर उसी राज्य के होते तो एक खतरा था कि किसी ऐसे आंदोलन में, किसी ऐसे मूवमेंट में वो भी राज्य की जनता के साथ हो जाते और उस केस में भारत सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता उस राज्य को संभालें कैसे। ये इसके पीछे का आर्गूमेंट है। तो 3 तरह की सेवाएं हैं, हर राज्य की अलग अलग, एक केंद्र की सेवाएं और एक ऑल इंडिया सर्विसेज। जो केंद्रीय सेवाएं हैं इनके लिए एक चलता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। कब बना था ये? 1964 में। सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। तो ये आमतौर पे बेसिक इसी को माना जाता है। राज्य क्या करते हैं, राज्य वाले सोचते हैं कि हम काहे मेहनत करें, केंद्र वाले मेहनत कर रहे हैं ना, उसी को उठा लेंगे वैसा का वैसा। जैसे यूपीएससी नया सिलेबस बनाती है, उत्तर प्रदेश क्या करता है, एक मीटिंग करता है, मारता कट कॉपी पेस्ट मारता है, ये अब से उत्तर प्रदेश का सिलेबस है। कभी कभी इतना कर देते हैं कि एक जगह जोड़ते हैं उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में, वरना वो भी नहीं जोड़ते हैं। एज इट इज उठाया, पेस्ट किया, ये हमारा सिलेबस है। आसान है भाई, सब लोग पत्थर से आग डालेंगे, फिर माचिस कैसे बनेगी, लाइटर कैसे बनेगा, है ना। जब केंद्र सरकार ने पत्थर भेड़ा की आग निकाल ली है तो बाकी राज्य उसका मजा ले, सुख ले। यहां तक होता है कि फिलोसफी का सिलेबस भारत सरकार ने बनाया, केंद्र सरकार ने, यूपीएससी ने, उसमें एक शब्द मिसप्रिंट हो गया। जब उत्तर प्रदेश ने कॉपी किया तो वो मिस प्रिंटिंग भी कॉपी कर ली कि मतलब इतना अनुशासन मजाक नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इतना अनुशासित होने में कि आप किसी के सिलेबस की गलती में वैसी वैसे रिपीट कर रहे हैं, इसी सावधानी से काम करते हैं। तो राज्यों ने आमतौर पर क्या किया है कि केंद्र के ही इनके एनालॉगस जो कोड्स बना लिए हैं, तो लगभग समान ढांचे स्वीकार कर लिए और आपसे किसी राज्य विशेष के बारे में पूछेंगे भी नहीं। आपको बस ध्यान रखना है कि स्टेट सर्विसेज में सामान्यतः यही कोड
वो सिर्फ शुरू में नाम चेंज कर देते, सेंट्रल की जगह हरियाणा सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स कर देते हैं या उत्तर प्रदेश कर देते हैं, उस तरह से काम चला देते हैं। और जहां लिखा होता है नेशनल इंटरेस्ट, वहां लिखते हैं स्टेट इंटरेस्ट, ताकि इतना अंतर कर लेते ताकि भरोसा रहे कि राज्य का है। ऑल इंडिया सर्विसेज ने क्या किया, सेंट्रल वाले कॉपी कर लिया और तब बनाया ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968। तो कंडक्ट रूल्स का मोटा मोटा मतलब है, जिसको हमने कहा आचरण संहिता, न कि नीति संहिता। नीति संहिता आचरण संहिता में ऐसा जमीन आसमान का अंतर नहीं है। जहां तक मूल्यों की बात चलेगी नीति संहिता, जहां नियम आ जाएंगे आचरण संहिता हो जाएगी, ठीक है। और आचरण संहिता आमतौर पर ना कोडिफाइड रूप में नियमों के रूप में आती है। नीति संहिता कोई ऐसा ये नहीं है कि इस नैतिक मूल्य को नहीं मानने से आपको दंड मिल जाएगा, लेकिन आचरण संहिता में दंड का प्रावधान स्पष्ट होता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिल सकती है, चाहे फाइनेंशियल मिले, कोई भी मिल सकती है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कोड ऑफ एथिक्स तो है ही नहीं भाई। तो 2014 में ऑल इंडिया सर्विसेज का जो रूल्स हैं इसमें संशोधन हुआ है, और 2014 के संशोधन में इसी जो कंडक्ट रूल्स हैं इन्हीं में कोड ऑफ एथिक्स को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब कोड ऑफ एथिक्स इसका एक पार्ट हो गया जो पहले इसमें नहीं था। सेंट्रल सर्विसेज के मामले में कोड ऑफ एथिक्स को अलग से भी लागू नहीं किया गया है। हो सकता है कि जल्दी ही एक और संशोधन करके उसमें भी शामिल कर दें। मोटी मोटी बात यह है। अब एक हल्का सा संकेत के रूप में समझे कि ये चीज कैसे शुरू हुई, कहां तक पहुंची। एक हेडिंग बनाओ, सिविल सेवा आचरण संहिता का इतिहास, ऐतिहासिक विकास। कुछ 3-4 तथ्य बस पता रहे कि पहले क्या था, कैसे कैसे चीजें शुरू हुई हैं, ठीक है। इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। आपको पता है कि सिविल सेवाओं का विकास अंग्रेजों ने किया था, तो जब अंग्रेजों ने सिविल सेवाएं बनाई तो उसके बाद से ही कुछ कुछ कदम उठाए। तो लिखिए नंबर एक में लिखिए ब्रिटिश शासन के दौरान किए गए कुछ प्रयास। अंग्रेजों ने बीच बीच में कुछ कुछ नियम बनाए थे। 1-2 नियम पता रहेंगे तो आप अच्छा लिख पाएंगे। जैसे एक लिखिए 1876, उसके आगे लिखिए उपहार स्वीकार करने पर रोक। सिविल सर्वेंट से कहा गया कि आप किसी भी व्यक्ति से उपहार स्वीकार नहीं करेंगे। ये नियम 1876 में आया था। फिर दूसरा लिखिए 1885, 1885 में कोई व्यावसायिक कंपनी शुरू करने पर रोक। यानी आप सिविल सर्वेंट होते हुए किसी कंपनी के प्रमोटर होंगे, ये अलाउड नहीं है। तो कोई व्यावसायिक कंपनी शुरू करने पर रोक। प्रमोटरशिप जानते हैं क्या होता है, तो प्रमोटर बनने पर रोक लगाई गई थी इसके तहत, ये था। इसके बाद एक अंतिम लिखिए 1920 में सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक नियोजन पर रोक। तो रिटायरमेंट के बाद आप कोई नौकरी करेंगे, ये परमिशन छीन ली गई। ये सब कोशिशें क्या थी कि धीरे धीरे सिविल सेवाओं को निश्चित कंडक्ट में लेके आए। छूट गया सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक नियोजन पर रोक। कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आपका रिटायरमेंट के बाद ना हो, ये नियम बनाए गए। इसके अलावा एक पुस्तक थी आईपीसी 1860। आईपीसी आप जानते हैं, आईपीसी पहली बार कब बनी, 1860 में। तो नंबर 2 में लिखिए आईपीसी 1860 के कुछ प्रावधान भी कंडक्ट रूल्स से जुड़े हैं। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड, ताजीरात हिंद जिसको कहते हैं ना, वही पुस्तक है आईपीसी। तो इंडियन पीनल कोड 1860, इसमें लिखिए क, इसमें सेक्शन 161 से 165 एक हिस्सा है। तो सेक्शन के हिंदी में क्या शब्द होता है, धारा। देखो धारा 161 से 165, उसके आगे लिखिए रिश्वत, ब्राइबरी के खिलाफ है, रिश्वत के खिलाफ है। तो यदि कोई सिविल सेवक रिश्वत लेगा उसके खिलाफ हम आईपीसी में 161 से 165 के बीच में केस चला सकते हैं उसके ऊपर। नंबर 2 धारा 409। धारा 309 बहुत रोचक है। 309 में क्या है, सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड। 409 में लिखिए लोक सेवक द्वारा क्या लिखेंगे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को क्या बोलेंगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अपराधिक तो हो गया, विश्वासघात फिल्मी टाइप का लग रहा है थोड़ा सा। आप ऐसा लिखो ना, ऐसे वाला, ऐसे वाला। ये क्या लिखा बताओ। अब लग रहा है कि नल का एक प्रकार है जिसमें कृमि घुस गया हो। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब है विश्वास तोड़ना, विश्वास तोड़ना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और आप तो गूगल के जमाने के लोग हैं, खट से उस पर अनुवाद कर लेना क्या हिंदी में होता है, देखें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसके अलावा एक कानून और बना था 1947 में, नाम लिखो जल्दी से। नंबर 3 में लिखो 1947 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये जो 1988 वाला एक्ट है ना, इसी का संशोधित रूप है वो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947। तो पहली बार जैसे ही हम आजाद हुए हमने सबसे पहले भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम बना लिया, क्योंकि हमें लक्षण दिख रहे थे कि क्या होने वाला आजादी के बाद, तुरंत तैयार किया। अब कोई आपसे पूछे कि कंडक्ट रूल्स कैसे बने, अब नंबर 4 बनाओ। नंबर 4 में लिखिए 1930 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कुछ नियम बनाए जिन्हें डूज एंड डोंट्स कहा गया। जिन्हें डूज का हिंदी क्या करेंगे बताइए ना, मतलब क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, वही करणीय और अकरणीय। ऐसा करें जिनमें करणीय व अकरणीय कृत्यों की सूची प्रस्तुत की गई।
जिसमें करणीय और अकरणीय कृत्यों की सूची जारी की गई। डूज की स्पेलिंग क्या होती होगी? DOOS। ऐसे 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 भी नहीं, फिर कैसे होगा? अच्छा, मैं घबरा गया, और कौन सा ऑप्शन इसके बाद बचेगा? और डोंट्स में कहां लगा दूं? वो टी के बाद लगा दूं, टी के पहले लगा दूं, ऐसे कर दूं, टी के यहां लगा दूं? चलो ठीक है। डूज एंड डोंट्स नहीं, कहीं कहीं DOES भी मिलता है डूज में, क्योंकि डूज को एक वर्ड के रूप में ही स्वीकार कर लिया गया आजकल। तो जो लिस्ट बनाई थी वो थी डूज एंड डोंट्स, करनी अकरनी 1930 में। इसके बाद लिखिए कि आजादी के बाद 1964 में एक समिति थी, उसका नाम कहीं ना कहीं आपके सामने आएगा, संथानम समिति। सुना है? तो लिखिए, संथानम समिति ने 1964 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और वो कमेटी किस बारे में थी? भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में थी। तो संथानम समिति ने 1964 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, कहीं संकेत कर रही थी भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, इस पर वो कमेटी थी। इसी की सिफारिशों के आधार पर सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 बनाए गए थे। तो इसी की सिफारिशों के आधार पर सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 सामने आए। अंतिम बनाई नंबर 5 ऐसे बनेगा, उसमें लिखिए समय समय पर संशोधन होता है। समय समय पर संशोधन होता है। और 2-3 संशोधन कौन से हुए केवल संकेत कर लें। नंबर 1 पे लिखिए, दहेज मांगना और स्वीकार करना, दहेज मांगना और स्वीकार करना अब निषिद्ध है। अगर आप सिविल सर्वेंट हो गए और आप दहेज मांगा या लिया, और यदि दूसरे पक्ष ने प्रमाण तैयार कर लिया इसका, तो वो जीवन में कभी भी आपकी नौकरी खा सकता है। उसमें एक नियम है कि एक खास अमाउंट तक, मेरे ख्याल 10,000 है लिमिट उसकी, उस अमाउंट तक गिफ्ट ले सकते हैं बस। जैसे आपकी शादी हो, कोई इसमें 5,000 रुपए का परफ्यूम आपको दे, वो चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं। या किसी कार का पहिया ले आए, सिर्फ किलो पहिया है, इसी पर तो कार चलती है, तो वो अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। बहुत परेशान हो गए इस बात से, अरे यार इतने साल से पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ ठीक बात है। चलो दूसरा लिखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित नियम। कौन सी गाइडलाइंस थी वो? विशाखा, है ना, बाद में एक्ट बन गया। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित नियम। तीसरा, आज से करीब 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि कोई भी सरकारी सेवक 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को अपने घर पर भी नियोजित नहीं कर सकेगा। तो लिखिए किसी बात, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरेलू नियोजन में रखने पर रोक। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरेलू नियोजन पर रखने पर रोक। ये है सारा मसला, ठीक है। अब जो रूल्स की लिस्ट आपको दी थी, एक बार या तो निकाल लीजिए, मतलब अगर आप उसको मैनेज कर लेंगे तो अच्छा है। मैं इतना कर सकता हूँ कि 4 हिस्से करवा के 2-2 3 उसमें बता दूं, ताकि आप जुगाड़ अपना बना के लिख के आ जाएं। चलिए जल्दी से बनाओ हेडिंग, सिविल सेवाओं के लिए आचरण संहिता। नीति संहिता मैंने लिखवाऊंगा, आपको बता दिया था क्या है। हेडिंग बनाओ, सिविल सेवाओं के लिए आचरण संहिता। उसमें कोई पूछे कि क्या क्या चीजें आती हैं, तो 2-2 3 चीजें जल्दी से नोट कर लीजिए, उससे ऊपर लिखने का स्कोप मिलेगा भी नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट नंबर 1 पे लिखिए कि कार्य संबंधी, कार्यालय संबंधी, कार्यालय संबंधी आचरण या कार्यालय के आचरण से संबंधित। दूसरा कीजिए सार्वजनिक आचरण या सार्वजनिक जीवन में आचरण, कंडक्ट इन पब्लिक लाइफ। तीसरा है वित्तीय आचरण या वित्तीय मामलों में आचरण। और चौथा है निजी जीवन, व्यक्तिगत जीवन में सिविल सेवक का आचरण कैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप ऐसे बना देंगे ना, तो परीक्षा को शांति मिल जाएगी कि आपको आइडिया है। जल्दी जल्दी नोट करने की कोशिश बात है। पहले बनाओ हेडिंग, कौन सा बनाएंगे? कार्यालय संबंधी आचरण। लिखिए कार्यालय संबंधी आचरण, छोटे छोटे बुलेट्स में लिखिए तुरंत। नंबर 1, वरिष्ठ के आदेशों का पालन करना किंतु लिखित निर्देश लेना। वरिष्ठ के आदेशों का पालन करना किंतु लिखित निर्देश लेना। दूसरा, विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग गंभीर विचार विमर्श, विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग गंभीर विचार विमर्श व संतुलित मानसिक अवस्था में करना। तीसरा, अपने स्थानांतरण
या पदोन्नति या अवकाश के लिए अपने स्थानांतरण या पदोन्नति या अवकाश के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी पर दबाव न बनाना। चौथा, महिला कर्मियों के साथ व्यवहार करते समय ध्यान रखना कि कोई भी आचरण यौन उत्पीड़न से संबंधित न हो, यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ से संबंधित न हो। इसमें ब्रैकेट में लिखिए कि कौन कौन से आचरण इसमें आ सकते हैं, जैसे शारीरिक स्पर्श या उसकी कोशिश, जो उस एक्ट में लिखा है ना, ये सब चीजें हैं। शारीरिक स्पर्श या उसकी कोशिश। दूसरा, यौन प्रसंगों से जुड़ी टिप्पणी करना। तीसरा, अश्लील भाषा या चित्रों की प्रस्तुति। चौथा, कोई भी ऐसी हरकत या संकेत जिसका संबंध यौन व्यवहार से जुड़ता हो, जिसका संबंध यौन व्यवहार से जुड़ता हो। अंतिम बात, ये इसमें नहीं, इससे अलग, मतलब मेन वाले में चले जाइए। ट्रेड यूनियन का हिस्सा न बनना, कौमा, हड़ताल आदि से दूर रहना। इसी में या एक और जोड़ लीजिए, जब तक समस्या का समाधान प्रशासन के भीतर संभव है, जब तक समस्या का समाधान प्रशासन के भीतर संभव है, तब तक अदालत न जाना, तब तक अदालत न जाना। ये मोटी मोटी बात है कि ऑफिस लाइफ में क्या क्या ध्यान रखना है। 5-6 बातें हो गई ना। अब दूसरा, ये पब्लिक लाइफ में क्या करना है। पब्लिक लाइफ, नंबर 1, कार्यालय से संबंधित कोई गोपनीय बात, कार्यालय से संबंधित कोई गोपनीय सूचना किसी के सामने व्यक्त न करना। दूसरा, सरकार की अनुमति के बिना कोई सम्मान स्वीकार न करना, सरकार की अनुमति के बिना कोई सम्मान स्वीकार न करना, सेमीकोलन, न ही मीडिया से बातचीत करना। तीसरा, राजनीतिक मामलों में निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना। अब इसके अंदर कर लीजिए, क्या में लिखिए, मतदान कर सकता है किंतु अन्य व्यक्तियों को अपनी पसंद बतानी नहीं चाहिए। पसंद मतलब राजनीतिक पसंद, बाकी पसंद बता सकते हैं। मतदान कर सकता है किंतु अन्य व्यक्तियों को राजनीतिक पसंद नहीं बतानी चाहिए। ख, किसी रैली, धरना प्रदर्शन या चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेना है। किसी रैली, धरना प्रदर्शन या चुनाव प्रचार में भाग लेना है या भाग लेना है, देखते ही भाग लेना है। हाँ, भाग नहीं लेना, मतलब भाग नहीं लेना है, उसको देखते ही भाग लेना है। हाँ, भाग नहीं लेना है, भाग नहीं लेना चाहिए। चलो ठीक है। इसके बाद इसी बारे में लिखिए आगे, किसी दल या नेता को चंदा नहीं देना है, तो उससे लेना है, लेना भी नहीं है ना, किसी दल या नेता को चंदा नहीं देना है। अगला, अपने कपड़ों, घर या वाहन पर किसी दल का चुनाव चिन्ह नहीं लगाना है। अपने कपड़ों, घर या वाहन पर किसी दल का चुनाव चिन्ह नहीं लगाना है। अच्छा, इन सब बातों के मूल में कोड ऑफ एथिक्स में एक ही मूल्य आएगा, वो क्या आएगा, राजनीतिक तटस्थता, नॉन पार्टिजनशिप। उसी एक मूल्य को 10 नियम में यहां पर लिख देते हैं, बात वही होती है। अगला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित सीमाओं को मानना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित नियमों का पालन करना है। जैसे आप आईएएस बन जाएंगे, आपका मन करे मैं अखबार में लेख लिखूं तो लिख सकते हैं, बस क्या क्या ध्यान रखना है वो आपको बता रहा हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना है। इसमें लिखो, क, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक विषयों पर स्वतंत्र लेखन कर सकते हैं। धूमधाम से लिखो अखबार में, जैसे हड़प्पा मूर्ति कला पे लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक विषयों पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ख,
अन्य किसी भी विषय पर सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। अन्य किसी भी विषय पर सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। ग, सरकार की किसी नीति के विरुद्ध लिखना आचरण संहिता का उल्लंघन होगा। सरकार की किसी नीति के विरुद्ध लिखना आचरण संहिता का उल्लंघन होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर एक आध लेख लिख दिया ना वही मामला निपट जाता है। और अब तो वो फेसबुक वाला इसमें शामिल होने वाले जल्दी, अभी तक वो तो शामिल नहीं। और नंबर 3, वित्तीय मामले। वित्तीय मामलों में आचरण संहिता। नंबर 1, लोक धन का प्रयोग ईमानदारी व सावधानी से करना। नंबर 2, ब्याज पर किसी को भी उधार न देना। ब्याज पर किसी को भी उधार न देना, कॉमा, उधार लेने से बचना। उधार लेने से बचना, पूर्णविराम इसी में लिखिए। जिस व्यक्ति से कार्यालयीन संबंध है या कार्यालयी संबंध है, जिस व्यक्ति से कार्यालयी संबंध है उसके साथ हरगिज उधार या उपहार लेन देन न करना। उसके साथ हरगिज उधार या उपहार का लेन देन नहीं करना। तीसरा लिखिए, सरकारी आवास किराए पर न देना। लिखा है उसमें, कई लोग ये खेल खेलते, सरकारी आवास में लोग किराए पर लगा देते हैं। सरकारी आवास को किराए पर न देना। चौथा, अपनी संपत्तियों का संपूर्ण ब्यौरा सरकार के पास, अपनी संपत्तियों का संपूर्ण ब्यौरा सरकार को देना। ये हर साल देना पड़ता है सिविल सेवा में आने के बाद। उसी से सरकार देखती है कि पिछले 1 साल में कितना बढ़ा है। वही तरीका है सरकार के पास। इसलिए हमारे देश का सिस्टम है बेनामी संपत्ति, और मोदी सरकार पीछे बड़ी लाठी लेके उसके। ये सरकार में तो 3-4 साल बचे हैं इनके पास, 24 तक है ना, 4 साल बचे हैं। 4 साल में बेनामी संपत्तियों का हाल खराब कर देंगे ठीक से। अगर ये एक बार और आ गए ना, अगर एक बार हो रहा है, और भाई कोई मनुष्य तो आप मना कर सकते हैं, लेकिन जो साक्षात विष्णु के अवतार है उन्हें कोई रोक भी कैसे सकता है। अगर एक बार और आ गए तो बेनामी संपत्ति का लेन देन खत्म, और उसके बाद आप भ्रष्टाचार मुक्त देश में रह सकते हैं, है ना। मतलब ये अच्छा है इस सेंस में कि जो सरकार का भ्रष्टाचार है उसका सबसे बड़ा तरीका क्या है, बेनामी संपत्ति। पैसा कमाया, किसी और के नाम से संपत्ति ले ली। उसमें खतरा एक ही होता है, जिसके नाम से लिए उसे पता लग गया, और अगर उसको कॉन्फिडेंस आ गया कभी, तो लोग क्या करते हैं, जिसके नाम से लेते हैं उसको पता नहीं होता उसके नाम से संपत्ति ली है। उसका तरीका होता है, तरीका होता है। क्या रजिस्ट्री कैसे करवाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी डीएम ने एक संपत्ति बनाई, खूब महंगी संपत्ति ली, और किया ये कि अपने किसी घरेलू नौकर चाकर के नाम पे संपत्ति ले ली जो उसी कंट्रोल में रहता है। उसे वहां लेके थोड़ा जाएंगे, उससे पहले कुछ कागजों पर साइन करवाएंगे, उठा लगवा लेंगे, फिर उस पर संपत्ति की जो डीड है वो टाइप करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्री के लिए जिस ऑफिस जाते हैं, रजिस्ट्रार के ऑफिस ना, रजिस्ट्रार के ऑफिस कमजोर लोग जाते हैं, ताकतवर लोगों के घर रजिस्ट्रार आता है। रेट फिक्स है, सब चीजों का रेट फिक्स है। यही होता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन। जैसे दिल्ली में लगभग फिक्स है कि 50,000 रुपए देके आप उन लोगों को अपने घर बुला लीजिए, घर पे रजिस्ट्री कर देंगे। बहुत लोग एक खेल खेलते हैं, उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि उससे जो अंगूठा लगा था किस लिए लगा था, कहाँ लगा था, कुछ नहीं पता। और अगर पूछना चाहे कलेक्टर साहब से कि सर मेरा अंगूठा क्यों लिया था, कुछ भी बोल देंगे, राशन कार्ड बनवाना है, लगा अंगूठा, 10 अंगूठे लगवा दिए राशन कार्ड पे, उस पर टाइप करवा लिया, हो गया, रजिस्ट्री हो गई। अब बेनामी संपत्ति है। सरकार को करना सिर्फ इतना है, एक तो बेनामी संपत्ति को जब्त करना शुरू कर देना है, जो कोशिश कर भी रहे हैं। दूसरा ये करना है कि जिस जिसके नाम से संपत्ति है उन सबको बता देना है कि तुम्हारे नाम पे संपत्ति है, इतना ही करना है। और कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम पे इतनी संपत्ति उनको पता ही नहीं, बेचारों को। अगर उनको पता लग गया ना, सब भाग जाए कलेक्टर को छोड़ के, तो कहेंगे हम भी कलेक्टर बनेंगे, कम से कम एक घर के तो बनेंगे। तो ये सरकार इस मामले में ठीक काम कर रही है, तेजी से काम कर रही है। आप कितने लोगों को पता होता है कि संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में कितने उंगलियों का साइन चाहिए होता है? कितने लोगों को पता होगा आपके हिसाब से, अंदाजा बताइए। हाँ, ये कितने, अच्छा एक वाक्य बोलता हूँ, आप बताएंगे उस वाक्य को कितने लोग जानते थे अभी से पहले, कि एक ही ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अंगूठे के साथ एक पेज पर चारों उंगलियों का थंब इंप्रेशन भी आता है। ये आता है संपत्ति की रजिस्ट्री में। आप में से कितने लोग पहले से जानते हैं कि ऐसा नियम है? ऐसे लोगों की संख्या यहाँ जो है वो 5% के आसपास है, और ये लोग देश के क्रीम लोग हैं, आईएएस बनने वाले लोग हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि गांव में जो गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि उनको ये नियम पता होगा, ये कितनी बड़ी कल्पना है उनके बारे में। और फिर किसी को हड़का के साइन करवाना कौन सी बड़ी बात है? उसे क्या पता कि साइन क्यों करवाया जा रहा है? बेनामी ट्रांजेक्शन ऐसी तो होती है, कैसे होती है बेनामी ट्रांजेक्शन? कभी कभी सहमति से होती है कि ठीक है मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे नाम से कर लेता हूँ। लेकिन बेनामी का जो असली स्वरूप है वो ये है कि जिसके नाम पे उसको भी नहीं पता होता कि उसके नाम पे संपत्ति है, क्योंकि उनको डर लगता है ना कि अगर पता लग गया इसको, कल कोई बिगड़ जाएगा, हाथ से निकल जाएगी संपत्ति, इसलिए उसको नहीं बताते हैं।
तो बेनामी का असली भाव वहां पे। चलिए आखिरी पॉइंट हो गया, लिख लिया था, मतलब बाकी पूरा हो गया था। बस दो लिखिए जल्दी से। एक लिखो, किसी भी व्यापार या व्यवसाय में सरकार की अनुमति के बिना शामिल न होना। किसी भी व्यापार या व्यवसाय में सरकार की अनुमति के बिना शामिल न होना। आपको पता है ना, सिविल सेवक होते हुए भी कुछ काम कर सकते हैं, पैसा आ सकता है आपके अकाउंट में, आप उस पर टैक्स पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कर सकते हैं। किसी भी व्यापार या व्यवसाय में सरकार की अनुमति के बिना शामिल न होना, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी एनजीओ में आप शामिल हुए और एनजीओ आपको कंसल्टेशन फीस पे करती है, ये कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की अनुमति से आप कंसल्टेशन फी ले सकते हैं, उस पर इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ भी करेंगे तो पहले अनुमति सरकार से लेनी चाहिए, बताना चाहिए। क्या चीज? हाँ तो रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो चल सकते हैं। हाँ किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तब नहीं काम कर सकते। आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हैं, उस शेयर से आने वाली इनकम को यूज कर सकते हैं, लेकिन सरकार को बताना होगा कि मेरे पास इतने शेयर्स हैं, उन शेयर से आने वाली इनकम आपकी इनकम अकाउंट होगी, उस पर टैक्स जाएगा, सरकार को उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप उस कंपनी में डायरेक्टर हैं तब दिक्कत है, तब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला आ जाएगा और फुल टाइम ब्यूरोक्रेसी वाली बात खत्म हो जाएगी। अंतिम इसमें लिखिए, सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी, बैंक या सोसाइटी के प्रबंधन में शामिल न होना। सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी, बैंक या सोसाइटी के प्रबंधन में शामिल न होना। ध्यान रखना, प्रबंधन में, वैसे आप उसके मेंबर हो सकते हैं पर मैनेजमेंट में नहीं जा सकते। अब अंतिम आइए, पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में कैसा कंडक्ट रखना है। वेतन नहीं ले रहे तो क्या हो गया, सुविधाएं तो ले रहे ना। वेतन नहीं लेने से आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो सरकार से वेतन लेता नहीं, इसलिए कुछ भी कर सकता हूँ। सुविधाएं, स्टेटस, ताकत, वो भी तो ले रहे हो भाई। और वेतन नहीं ले रहे इसके दो ही मतलब है, या तो वेतन कहीं और से आ रहा है या आपके घर से ऐसी समृद्धि ऐसी है कि घर से पैसा आ जाता है। ऐसे लोग हैं। छत्तीसगढ़ काडर में एक सिविल सेवक बहुत प्रसिद्ध है, IAS है, रहने वाला हरियाणा का था, उस काडर में है। आपको ध्यान होगा 3-4 साल पहले एक लड़के ने, कलेक्टर था वो, शायद बस्तर में उस समय, नरेंद्र मोदी गए, काला चश्मा पहन के रिसीव किया। ध्यान है आपको? वो जो लड़का है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है अभी, वो छत्तीसगढ़ काडर का IAS अधिकारी है, बेसिकली हरियाणा से है। उसकी बहुत प्रसिद्ध ख्याति है कि वो 1 रुपया वेतन लेता है महीने का। तो नाम भी है, लोग तारीफ करते हैं, सम्मान करते हैं। पर वो ऐसा इसलिए कर पाता है कि वो जिस परिवार से है उस परिवार के लोग 100-200 IAS को पाल सकते हैं हर महीने, उनको दिक्कत है नहीं। उनका बेटा सरकार से सैलरी लेगा 70-80 हज़ार, घर के लोग बोलते खुले पैसे क्यों लाते हो, मत लाओ खुले पैसे। वो उस ऐसी बैकग्राउंड से कोई है जिसके लिए कई करोड़, कई अरब कुछ है ही नहीं जिसके लिए। तो जो आदमी कई अरबों का वेतन बांटता हो, जिसके पेरेंट्स बांटते हो, उनका बेटा 80,000 का वेतन कमाए, कितनी अशोभनीय बात है। तो उसने कहा कि मैं सरकार से वेतन नहीं लूंगा, मैं केवल सरकार की सेवा करने के भाव से आया हूँ, वेतन नहीं लूंगा। तो ना लो भाई, तो सरकार जबरदस्ती अकाउंट में डाल दे तो 1 रुपया छोड़ के बाकी पैसे किसी समाज कल्याण कोष में डाल दीजिए। फोटो सेल्फी खींच लो देते हुए, ताकि बता सको कि मैंने ऐसा किया है। आप ये जो कर रहे हैं ये समाज के हित में कर रहे हैं, अपने हित में कर रहे हैं बेसिकली। हॉब्स, क्योंकि आपके लिए वित्तीय सुख से बड़ा है सम्मान का सुख, इसलिए आप धन गंवा के सम्मान अर्जित कर रहे हैं। खेल कुल मिला के वही है। हॉब्स जब तक जिंदा है ना, कुछ चल नहीं पाएगा, पोल खुल जाती है सबकी, बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके बाद भी वो सिविल सर्वेंट है, नियम लागू होंगे उसके ऊपर सारे के सारे। ये नहीं कर सकता कि मैंने वेतन लिया नहीं, या मैंने 3 दिन का वेतन लिया, 3 दिन में कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा थोड़ा होगा। नियम मानने पड़ते हैं। अब लास्ट व्यक्तिगत जीवन में क्या करना है। नंबर 1 से अधिक विवाहों पर रोक। यही लिखा है, मैं क्या करूं, ये लिखा है, 1 से अधिक विवाह करने पर रोक। और ब्रैकेट में लिखिए, यदि उस व्यक्ति का धर्म अनुमति देता है तब भी सरकार की अनुमति जरूरी। यदि उस व्यक्ति का धर्म अनुमति देता है तब भी सरकार की अनुमति जरूरी है। इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ था एक बार। आपने सुना है कि पंचायती इलेक्शन लड़ने के लिए 2 बच्चों का नियम बना दिया गया है कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे, खास एक डेट होती है, उस डेट के बाद किसी का अगर उनसे ज्यादा बच्चे हैं तो वो डिवाइड कर देते हैं उसको। पहले से तो उनको मना नहीं करते, किसी का अधिकार नहीं छीनते, लेकिन हाँ एक तिथि के बाद से अगर किसी के बच्चे ज्यादा है, मैं समझ नहीं, तब तक बच्चे बढ़ जाने चाहिए, बाकी बच्चे समझ ये नहीं है। इस समय जैसे आज आपने नियम बनाने का सोचा तो आज से 1 साल बाद की डेट फिक्स कर दी, जैसे 20 मान लेते हैं, 20 जनवरी 2021, इस तारीख तक जितने बच्चे हैं कोई बात नहीं। अगर इस तारीख के बाद किसी का बच्चा हुआ है और वो बच्चा तीसरा या तीसरे से ज्यादा है तो वो व्यक्ति पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। ऐसा नियम बनाते हैं ताकि मान लीजिए कोई गर्भवती स्त्री है, अब क्या करे बेचारी, तो नियम इसलिए बनाते हैं इस तरह से कि किसी के पहले के अधिकार समाप्त ना हो। तो ऐसे करके हरियाणा सरकार ने ऐसा नियम बना दिया, हरियाणा विधानसभा ने। फिर एक व्यक्ति, एक मुस्लिम व्यक्ति था, वो पहुंचे कोर्ट में। उसने कहा देखिए मैं मुसलमान हूं, मुझे 4 शादियों का अधिकार है और मैं इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने 4 शादियां की, हर पत्नी को यह अधिकार है कि वो मां बने। अगर वो एक बच्चे की मां भी बनेंगे तो 4 तो हो जाएंगे। और किसी स्त्री से यह अधिकार छीनना कि वो बच्चे की मां बन सके, ये तो अमानवीय कृत्य है, ऐसा राज्य कैसे कर सकता है। इसलिए हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित इस अधिनियम को खारिज किया जाए, क्योंकि नैसर्गिक अधिकारों के खिलाफ है। और नैसर्गिक अधिकार है मां बनने का अधिकार, बाप बनने का अधिकार। वाह क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो बड़ी अच्छी है, आप बाप बनो, 4 नहीं 8 के बनो, 16 के बनो, क्या दिक्कत है। 4 के पहाड़े में जो भी आपको करना है कर लीजिए, हमें क्या दिक्कत है उसमें, आप अपने हिसाब से देखिए। लेकिन अगर आपका मूल अधिकार है माता पिता बनना, तो इलेक्शन लड़ना मूल अधिकार तो है नहीं। इलेक्शन मत लड़ो, बस बाप बनो, सो सिंपल। इसमें क्या दिक्कत है।
ऐसे ही कुछ लोगों का हड़ताल करना हमारा अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हड़ताल करना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो अगर है तो लीगल राइट है। और आपने सरकार से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अपॉइंटमेंट का, उसमें अगर लिखा है कि आप हड़ताल नहीं करेंगे, उसके बाद भी हड़ताल कर रहे हैं, तो आपका अभिव्यक्ति की स्वाधीनता का मूल अधिकार उल्लंघन नहीं हो रहा है उसका। जयललिता जी ने 10,000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया था इस ग्राउंड पर, बहुत बड़ा केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी थी। तो एम्प्लॉय होने का मतलब, इलेक्शन लड़ने का मतलब ये थोड़ा ना कि कुछ भी छूट मिल जाएगी, नियम तो सब पे लागू होने चाहिए। जैसे ध्यान रखना है कि सरकारी नौकरी में अगर आप एक से ज्यादा आपके जीवन साथी एक साथ हैं, तो ये नौकरी छुड़वाने के लिए पर्याप्त आधार है, एकदम पर्याप्त आधार है। धर्म कोई भी हो, धर्म अनुमति अगर देता है एक से ज्यादा विवाह की, तो ये नहीं कह रहे कि नौकरी करते हुए ज्यादा विवाह करो, बिना नौकरी के विवाह करो फिर, तो ये कंडीशन सब पे है। नंबर दो में लिखिए दहेज लेना, देना या मांगना गलत है। देना भी नहीं है, ध्यान रखना है, अगर दहेज दिया नौकरी चली जाएगी, ध्यान रखना एकदम। दहेज लेना, देना, मांगना अनुचित है, गलत है, ठीक है। तीसरा जो पहले बताया था, अपने घर में बाल श्रम का उपयोग करना गलत। अगला, अपने विवाह तथा पारिवारिक सदस्यों के विवाह में ध्यान रखना कि बाल विवाह न हो। अपने विवाह तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के विवाह में ध्यान रखना कि बाल विवाह न हो। चौथा, मद्यपान या मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहना। कई लोगों ने मुंह उठाया तो फिर फायदा खींचने का मद्यपान या मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहना, कौमा, चाहे वह वैध हो, चाहे वह वैध हो, और विराम। इसके बाद लिखिए, यदि नशे का प्रभाव है तो कार्यस्थल या सार्वजनिक स्थलों पर न जाना। तो कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर न जाना, तो परफॉर्मेंस नहीं देनी कहीं जाके। अगर कभी हो तो रूम के अंदर ही पड़े रहो जब तक पूरे खुमारी ना उतर जाए, जब ठीक हो जाए फिर बाहर निकलना है ना। चलिए, हाँ, राजदूतों में तो सरकार पिलाती है, तो वहां पे लीजिए, बात अब छाछ मांगेंगे तो मिलेगी भी नहीं वहां, तो नहीं, वहां रूल लागू नहीं है। अगर आप फॉरेन सर्विस में है तो फॉरेन सर्विस में लगभग ये नियम है कि आपको शराब न केवल पीनी आनी चाहिए बल्कि पिलानी भी आनी चाहिए। मतलब IAFS में अगर आप चाह रहे हैं कि बड़े स्तर तक जाएं तो उसके लिए थोड़ा बहुत सेवन करना ही पड़ता है। आपको पता है कि जब आप मसूरी जाएंगे, मसूरी जाएं, हैदराबाद जाएं, नागपुर जाएं, किसी एकेडमी में जाएं, इन सब का हाल ऐसा है कि वहाँ ट्रेनिंग करने वाले 90% पुरुष, मैं 90 बहुत कम करके बोल रहा हूँ, वैसे 97-98 होना चाहिए, तब भी 90 बोल लेते हैं, और महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं, तो महिलाओं में 50-60 मान लीजिए कम से कम। ये सब लोग लगभग रोज पीते हैं। फ्राइडे के शाम को पार्टी होती है, उसके बाद फ्राइडे की रात को बाकी जो थोड़े लोग जो नहीं पीते हैं वो फिर सबको उठा उठा के रूम में रखते हैं उनके, कि 2 सहेलियां आई, तीसरी सहेली पड़ी हुई है, धुत ऐसे करके, एक ने हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़े, और ऐसे उठा के उसके रूम में जाके उसको रख के आते हैं। ये हाल हो जाता है। मसूरी में तो पता क्या हाल किया है, बड़े परेशान से बेचारे लोग, बाहर जाना पड़ता है ठेके पे। अब एकेडमी, किसने बताया, एकेडमी के अंदर ही शुरू कर दिया उन्होंने भी कार्यक्रम कि बाहर क्यों जाए। ये ठीक भी नहीं लगता, सिविल सर्विस बाहर गया, नहीं रास्ते में गिरा हुआ है तो उन्होंने, अब उनकी व्यवस्था ये है कि एकेडमी के अंदर ही गिरो यार तुम, थोड़ा सा कम से कम बाहर बात क्यों जाए, घर की बात बाहर क्यों जाए। तो ये कहने का भाव ये है कि भारत सरकार इस बात को मान के चलती है कि जो अधिकारी है, यदि वो मद्यपान करता है तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, यदि आप ऐसे राज्य में हैं जहां अलाउड नहीं है तो वहां आप नहीं पी सकते, और वो प्रमोट नहीं करते। लेकिन वो ये मान चुके हैं कि अधिकारी बनने के बाद लगभग हर ऑफिसर इस चीज का शिकार हो जाता है। लेकिन ऐसे ऑफिसर बहुत सारे हैं जिनको 20 साल 25 साल हो गए, जिन्होंने आज तक कभी ऐसा सेवन नहीं किया, ऐसे लोग भी हैं, पर उनकी संख्या मेरे ख्याल से अधिकतम होगी 10% होगी। ऐसा पहले फिर भी कुछ ऐसे लोग ज्यादा रहते होंगे, इधर जो ट्रेंड है उसमें वो संख्या और भी कम है। तो आप लोगों को मोटिवेशन मिल गया, ये बनने का एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल गया है ना। चलो, सलाह ये है कि इन चीजों से दूर रहें, अगर दूर ना भी रह पाए तो भी कम से कम सार्वजनिक स्थानों पर और अपने ऑफिस में तो ना ही करें। इसका मतलब ये हुआ, बस काफी मेरे ख्याल से, कितना करेंगे, हो गया। सिविल सेवक 21 साल का होने के बाद ही IAS बनेगा, तो अपना बाल विवाह तो नहीं कर सकता है, लेकिन लड़की तो होती छोटी। सिविल सेवक 25 साल में बना और लड़की है 16 साल की, बाल विवाह नहीं हो गया। अपने का मतलब ये थोड़ा कि अपनी एज कम हो, अगर दूसरे पक्ष की उम्र कम है तभी तो बाल विवाह हो गया। ज्वाइनिंग से पहले अगर आपकी 2 शादियां हैं तो ज्वाइनिंग की नौबत आएगी ही नहीं आप चिंता ना करें, आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे, अगर आपने उसमें लिखा 2 शादियां हैं तो फिर नौबत नहीं आएगी। एक ही तरीका है कि आप उनमें से जो छोटी पत्नी है, जो पहला सिलेक्शन था, उसका नाम लिखें, और बाकी 1 2 3 जो भी हैं उनसे आप ये निवेदन करें, किसी को बताना मत, वरना मैं बेघर हो जाऊंगा, अनाथ हो जाऊंगा, और मेरे साथ तुम भी तो हो जाओगी। तो समाज में सबको पता होगा, सरकार में किसी को नहीं पता होगा। ऐसे कईयों का जीवन चल रहा है, आज भी चल रहा है। जैसे कई हिंदू लोग हैं, एक से ज्यादा शादियां हैं, लेकिन वो एक सहमति है कि कंप्लेंट नहीं होगी, और कंप्लेंट अगर नहीं है, साबित नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कई लोग ये भी करते हैं कि जैसे पति पत्नी मान लीजिए 2 शादियां हुई हैं, सेकंड वाली से तलाक ले लिया कागजों पे, समाज में सहमति की तलाक इसलिए लिया कि सरकार को समझा सके, तो कागजों में तलाक है। कई भारतीय लोग विदेशों में क्या करते हैं, वहां पर फंड बहुत सारा सरकार के पास, जैसे पति मेहनत कर रहा कमा रहा है, पत्नी मान लीजिए वहां घर चला रही है,
पति बहुत मेहनत करके कमाता है ना, तो 2000 पाउंड कमा पा रहा है, और वहां कोई तलाकशुदा स्त्री अकेली हो तो उसको सरकार से 1500 पाउंड। तो कई लोग क्या करते हैं, वहां तलाक कर लेते हैं, एक रूम साइड में कहीं देते हैं, तलाक हो गया। अब सरकार के लोग आते हैं उस महिला से मिलने, उसका मनोवैज्ञानिक चेकअप वगैरह, आप ठीक तो हैं, परेशान तो नहीं है, फंड भी आता है, जूस भी पिलाते हैं, दवाई भी खिलाते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब करवाते हैं, पति का भी ध्यान रखते हैं कि उसको भी डिप्रेशन ना हो जाए, जबकि ये तो योजना के तहत कर रहे हैं। तो विदेशों में क्या है कि विवाहित रहने में नुकसान ज्यादा है, वहां अलग हो जाने में फाइनेंशियल बेनिफिट्स कई बार ज्यादा हो जाते हैं। तो भारत के लोग तो समझदार नंबर 1 है, वहां जाके तलाक ले लेते हैं, अलग रहते हैं, बाद में 8-10 साल रह के वापस आते हैं, फिर शादी कर लेते हैं वापस आके। नहीं, ऐसा नहीं है, विदेश सेवा में पीना जरूरी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वो कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, अनिवार्य प्रश्न नहीं है कि आपको करना ही होगा। तो विदेश सेवा में भी आप अगर ड्रिंक नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि ऐसी मीटिंग्स में आपको भेजने से बचेंगे जहां पर उसके बिना बात ना बने। आप सोचिए, मान लीजिए कि अमेरिका का कोई बहुत सीनियर अधिकारी है, यहाँ से आपको भेजा है, अब हम बैठे हैं तो बात चल रही है, तो एक ट्रेंड ये है कि वो लोग ड्रिंक्स करते हुए बात करते हैं, फिर मीटिंग्स होती हैं, फैसले होते हैं। अब वहां कोई ऐसा व्यक्ति जाके बोले नहीं मैं तो फिर क्या होता है, कहीं वो इस मूड में आ जाए कि इससे बात नहीं करेंगे, छोड़, इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप अपने व्यक्तित्व के हिसाब से जी सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं, आगे बढ़े। जो टॉपिक का सिलेबस है एक बार निकालो सिलेबस को फिर से। अब क्या क्या बचा, 2-3 हिस्से बचे, इसके साथ ही आपका सिलेबस खत्म होने वाला है। देखिए, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस हो गया, फिलोसॉफिकल बेसिस हो गया। अब बची एक चीज, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और एक बचा सिटीजन चार्टर, उसके बाद वर्क कल्चर हो गया, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंज ऑफ करप्शन। ठीक है, तो 4 शब्द बचे, मतलब 4 क्लॉजेस बची हैं। पहले आप मुझे ये बताएं, जो कोड ऑफ इथिक्स वाली बात थी, मैंने आपसे कहा था कि ऑल इंडिया सर्विस रूल्स जो बने थे, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स बने थे 1968 में ना, 2014 में क्या हुआ, अमेंडमेंट, उसमें क्या जोड़ दिया है, कोड ऑफ इथिक्स। आपके नोट्स में दिया हुआ देख लिया था आपने, 7-8 मूल्य हैं, उनको बस ध्यान रखिएगा, वही है जो टॉपिक नंबर 3 में थे और टॉपिक नंबर 6 में थे। अब हम शुरू करेंगे 2 चीजें, उनमें से एक है जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, और फिर करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। इसके बाद 2 चीजें बचेंगी जो एक साथ करनी है, वो है सिटीजन चार्टर और आरटीआई। इतना होती टॉपिक नंबर 7 खत्म होगा। लेकिन अंत में मैं आपका 1 घंटा और लूंगा, और सेकंड एआरसी की जितने रिकमेंडेशंस इसमें नहीं आ पाई जो पता होनी चाहिए, तो पॉइंट्स में 15-20 रिकमेंडेशन लिखवा दूंगा। जब मौका मिले, जैसा प्रश्न है उसको ठोस किया जाएगा, बता दीजिएगा ये रिकमेंडेशन भी उसमें की गई थी। रिपोर्ट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, उसकी रिकमेंडेशन। तो अब हेडिंग बनाएंगे आप, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। इसका अनुवाद यूपीएससी ने किया है, सेवा प्रदाय की गुणवत्ता। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, तो छोटी सी चीज है, आधे पौने घंटे में से समझ के निपटाते हैं। 150 शब्द आप इसके बारे में लिख सकें, मूल उद्देश्य हमारा ये रहेगा। देखिए, सबसे पहले ये समझें कि कंटेक्स्ट क्या है, इस बात का संदर्भ क्या है, या इस पर बात करने की जरूरत क्या है। कंटेक्स्ट क्या है, क्यों बात कर रहे हैं। दूसरा फिर देखेंगे कि भारत सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, अभी तक के कदम या अभी तक के प्रयास। फिर एक शब्द आपने शायद सुना हो इकोनॉमी में, सेवोत्तम। सुना ये शब्द, सेवोत्तम एक मॉडल है, तो सेवोत्तम मॉडल क्या चीज है उसको देखेंगे, और फिर अंत में देखेंगे कि इस पर जो सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशंस हैं वो रिकमेंडेशंस क्या हैं, या सुझाव आप लिख लीजिए। सेवोत्तम पर अलग से पूरा प्रश्न भी आ सकता है, उसमें 3-4 पक्षों पर बात करेंगे। ठीक है, ये भारत सरकार का एक मॉडल है। देखो, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी का मसला क्या है, तो ये मसला है, आपको अच्छे से पता है कि पहले जो राज्य होते थे पुलिस स्टेट होते थे। पुलिस स्टेट का मतलब होता है जो राज्य केवल कानून व्यवस्था पर ध्यान दे, न कि लोगों के कल्याण पर भी ध्यान दे। तो शुरू में जो राज्य थे पुलिस स्टेट थे, और धीरे धीरे अब वो क्या हो गए हैं, वेलफेयर स्टेट हो गए हैं। तो ये बताएं कि वेलफेयर स्टेट को सर्विसेज ज्यादा देनी पड़ेंगी, कम देनी पड़ेंगी, तो सर्विसेज की संख्या ज्यादा हो गई। तो संदर्भ पहला तो ये है कि जब से राज्य का स्वरूप बदलना शुरू हुआ, तब से राज्य को अधिक पब्लिक सर्विसेज अपने सिटीजन्स को, नागरिकों को देनी पड़ी, तो क्वांटिटी बढ़ गई, इसका मतलब अब ज्यादा काम करना है। दूसरा क्या हुआ, जब से लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, या उससे अच्छा प्राइवेटाइजेशन जब से शुरू हुआ, निजीकरण जब से शुरू हुआ। निजीकरण का बेसिक सा मतलब क्या होता है, कुछ सेवाएं जो पहले सरकार दे रही थी, अब उनमें से कुछ सेवाओं को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया। निजी कंपनियां भी, या निजी कंपनियां ही उस क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेंगी। जैसे भारत की बात करें, अगर आपको ऐसे कुछ सेक्टर्स बताने हो जहां पहले केवल सरकार थी, अब प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है, तो आप कह सकते हैं जैसे टेलीकम्युनिकेशन है ना, बिजली है, पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इन सब क्षेत्रों में पहले केवल, या पानी है जैसे, तो पानी की प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, या रेडियो है, प्राइवेट चैनल्स हैं। टीवी में एक जमाने में केवल दूरदर्शन आता था, आप उस जमाने के लोग तो नहीं है ना। आपका जब जन्म हुआ तो प्राइवेटाइजेशन हो चुका था या नहीं हो चुका था। मेरे ख्याल से 1991 में जी टीवी पहली बार आया था, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ। तो आप में से कितने लोग 91 से पहले के हैं, कोई नहीं है ना। तो प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या हुआ, जो लोग उस समय तक सरकारी उसके आदी थे, आपके पेरेंट्स से पूछेगा, उनको इस बात का बड़ा अच्छा सा अनुभव होगा। उस समय टीवी का मेरा था दूरदर्शन, शाम को 6 बजे बहुत थकी हुई सी धुन आती थी उसमें, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, बहुत थकी हुई धुन थी।
उसके बाद लोग बैठ जाते थे रात को 12 बजे, फिर वही छकी धुना, जिसका मतलब था कि अब आज का खत्म हो गया, अब बंद करो। तब टीवी ऐसे बंद होता था, लकड़ी का दरवाजा होता था, उससे टीवी बंद हुआ करते थे, तो उससे फिर ऐसे बंद करते, फिर शाम को 6 बजे फिर ताला खोल के दरवाजा खोलते थे टीवी का। जब प्राइवेट चैनल आए तो उसके पहले लोगों को पता ही नहीं था कि मनोरंजन कैसे कैसे हो सकता है। मनोरंजन के नाम पर बुधवार शुक्रवार को चित्रहार आता था शाम को 8 बजे, आधे घंटे का। संडे को फिल्म आती थी, एक फिल्म आती थी, और उसके अलावा कृषि दर्शन, एक आध बार सीरियल आया, जैसे रामायण आया, फिर महाभारत आया, एक हम लोग था, एक बुनियाद था। तो हुआ ये, जब पहली बार एक सीरियल आया, जो सीरियल एक मनोहर श्याम जोशी नाम के लेखक है उन्होंने लिखा था, उसका नाम था बुनियाद। हालत ये थी कि उस समय देश भर में कर्फ्यू लग जाता था उस समय जब वो सीरियल आता था, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जनता के पास मनोरंजन का, सब वही देखते थे। और जैसे जी टीवी आया, उसके बाद म्यूजिक, फिल्में, वो सब जिस मात्रा में आने लगी, तो लोगों ने उसके बाद धीरे धीरे दूरदर्शन देखना बंद कर दिया। तब समझ में आया पहली बार कि कोई सर्विस जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाती है तो किस रूप में आती है। इसलिए जब प्राइवेट सेक्टर आना शुरू हुआ तो उसके बाद लोग कंपैरिजन करने लगे, तुलना होने लगी, और जब कंपैरिजन होने लगा तो लोग ये भी अपेक्षा करने लगे कि यदि प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज अच्छे तरीके से दे सकता है तो सरकार क्यों नहीं दे सकती है। इस कंपैरिजन ने सरकार पर अपेक्षाओं का दबाव बढ़ाया, और लोग कहने लगे कि भाई इतना बड़ा तामझाम आपके पास है, प्राइवेट सेक्टर तो कम पूंजी से काम करता है आपकी तुलना में, तब भी दे पा रहा है सर्विसेज, तो आप ऐसी क्या समस्या कि नहीं दे पाते हैं। ऊपर से इसी समय हो गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के साथ एक चीज और भी हुई कि विदेश यात्रा करना बड़ा आसान हो गया। जैसे आप जिस पीढ़ी में हैं उसमें विदेश यात्रा करना इतना आसान हो गया है। पहले तो विदेश यात्रा एक परियोजना हुआ करती थी कि श्रीलंका जाना है तो श्रीलंका जाने के बराबर की मेहनत उससे पहले यही करनी पड़ती थी। पासपोर्ट है, फिर वीजा है, फिर करेंसी लेनी है, करेंसी लेने के लिए क्या क्या तामझाम करने पड़ेंगे, इतना मुश्किल था विदेश यात्रा करना। अब विदेश यात्रा करना इतना आसान है, टिकट एकदम सस्ती है, लगभग 60 से ऊपर देशों में वीजा ऑन अराइवल है, कुछ नहीं करना है। आप ऑनलाइन गए, आपने उस देश की किसी एयरपोर्ट की टिकट ली, बुक की टिकट, पासपोर्ट बस है आपके पास, सीधे एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट के लोग कह रहे हैं कि वहाँ कहाँ जा रहे हो, आपने बताया वहाँ जा रहे हैं, वहाँ वीजा अराइवल पे है, तो वीजा भी नहीं चेक कर रहा कोई आपका, बैठ गया हवाई जहाज में, पहुंच गया उस देश में, वहीं वीजा बन गया, घूमे वापस आ गए, कोई नहीं पूछ रहा। इतनी सुविधा हो गई। जैसे जैसे भारत के लोगों का कॉन्टैक्ट विदेशों से बढ़ा, इंटरनेट आने से भी ऐसा हुआ, अब दुनिया भर की खबरें देख पा रहे हैं, दुनिया भर की तुलनाएं देख पा रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन से भी हर देश के लोगों का कंपैरिजन करने का भाव बढ़ा, और उन्होंने दूसरे देशों से तुलना करके ये कहा सरकार से, जब दूसरे देशों की सरकारें अच्छी सुविधाएं दे पा रही हैं, अच्छी सर्विसेज दे पा रही हैं, तो भारत की सरकार क्यों नहीं दे पा रही है। तो एक तो देश के भीतर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में कंपैरिजन होने लगा, दूसरा अपने देश की सरकार का कंपैरिजन दूसरे देशों की सरकारों से होने लगा ग्लोबलाइजेशन के बाद। इससे भी एक अपेक्षा बढ़ती गई कि सरकार बेहतर काम करे। ऊपर से सोशल मीडिया आ गया, सिविल सोसाइटी मूवमेंट शुरू हो गए। तो सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स ने, सोशल मीडिया ने, और कुछ अन्य उपाय जिनमें आरटीआई भी एक अच्छा उपाय था, इन सब ने समाज के हाथ में वो शक्ति दे दी कि समाज सरकार पर खूब दबाव बनाने लगा कि आप अच्छी सर्विसेज दें। आरटीआई से वो लोग पूछने लगे बहुत सारे सवाल, और सिविल सोसाइटी मूवमेंट तो को पता ही, उसका पर्पस ये होता है कि बेटर गवर्नेंस हो। तो इससे सरकार पर दबाव बढ़ने लगा कि अब उसे एक अच्छा परफॉर्मर बनना ही पड़ेगा, केवल उससे काम नहीं चलेगा कि सरकारें ऐसे ही काम करती हैं, उसे बेहतर परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। अब ठीक इस समय या इससे कुछ पहले आपको पता है विचारधारा आई थी, जिस विचारधारा को बोलते हैं नव उदारवाद। अगर आपसे कोई पूछे कि नव उदारवाद का दूसरा नाम क्या है, तो नियो लिबरलिज्म मत बताना, नाम पूछा दूसरा, नेगेटिव नहीं, इसका दूसरा नाम है स्वेच्छातंत्रवाद, लिबर्टेरियनिज्म। नव उदारवाद सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा इजी है, आप नव उदारवाद से काम चलाइए। नियो लिबरलिज्म, और अगर कभी ऐसा शब्द आपके सामने आ जाए लिबर्टेरियनिज्म, तो इसका मतलब वही है, एक ही बात है, दोनों का विचार सामान्य है। लिबर्टेरियनिज्म या नियो लिबरलिज्म, इसके 4 विचार बताए थे आपको, एक का नाम याद है? कौन है? 4 ऑप्शन दो, आइजिया लंदन, आइजिया बर्लिन, आइजिया पेरिस, आइजिया दिल्ली। क्या बात, गजब, इतना क्लोज ऑप्शन में पहचान लिया आपने, आइजिया बर्लिन। दूसरा सलमा हैयक, एफए हैयक, एमए हैयक, डीए हैयक, एफए हैयक, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। मिल्टन फ्रोजन मैन, मिल्टन फ्राइड मैन, मिल्टन बेक्ड मैन, फ्राइड मैन, गजब, ठीक है। और एक रॉबर्ट नोजिक, ठीक। इन चारों में से एक का नाम को याद रह जाए ना, सबसे अच्छा नाम कौन है? मिल्टन फ्राइड मैन, सबसे फेमस व्यक्ति वही है। हमेशा ध्यान रखना कि इन विचारकों ने जो विचारधारा प्रस्तुत की, इसका बहुत जोर है। आजकल अमेरिकी सिस्टम जो है, इकोनॉमिक सिस्टम, बेसिकली इस विचारधारा को फॉलो करता है, और अमेरिका में जो इकोनॉमी कहती है वही स्टेट फॉलो करता है, तो इसलिए अमेरिकन सिस्टम आजकल इसमें चलता है। और ये विचारधारा कहती है कि स्टेट एक सर्विस प्रोवाइडर है और नागरिक क्या है? क्लाइंट है। तो जैसे ही इसने कहा कि स्टेट को अब हम केवल सर्विस प्रोवाइडर समझते हैं और सिटीजन को हम समझते हैं क्लाइंट, इसलिए जितने अधिकार क्लाइंट को मिलते हैं सर्विस प्रोवाइडर से प्राइवेट सेक्टर में, वो सारे अधिकार उसे राज्य से भी मिलने चाहिए। राज्य बताएगा कि हम क्या क्या सेवाएं देंगे, नागरिक उसका मूल्यांकन करेंगे। और एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि कस्टमर के पास हमेशा विकल्प होता है कि यदि वो किसी सेवा से संतुष्ट नहीं है तो वो अपने सर्विस प्रोवाइडर को चेंज कर ले। इसलिए विचारधारा कहती है कि एक अच्छी स्थिति तब होगी जब क्लाइंट के पास 2 ऑप्शंस हों। एक ऑप्शन होता है वॉइस और दूसरा ऑप्शन होता है एग्जिट। ये वर्ल्ड बैंक ने भी इन शब्दों का प्रयोग खूब किया है। एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर 2 ऑप्शन देता है,
एक है वॉइस, वॉइस का मतलब है यदि आप संतुष्ट नहीं है तो अपनी आवाज रखने का अधिकार होना चाहिए, अपना विरोध या नाराजगी दर्ज कराने का अधिकार होना चाहिए। और दूसरा, अगर उससे भी बात न बने तो एग्जिट, यानी उस व्यक्ति को ये ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो इस जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके बदले किसी और सर्विस प्रोवाइडर से काम करवाए अपना। तो आप ये तो नहीं कर सकते कि मैं भारत सरकार से संतुष्ट हूं और मैं पाकिस्तान सरकार से राशन कार्ड बनवाऊंगा, ये नहीं कर सकते यहाँ पर। लेकिन आप कह सकते हैं कि मैं भारत सरकार की टेलीफोन कंपनी के टेलीफोन से खुश नहीं हूं, इसलिए मैं एयरटेल से टेलीफोन लूंगा अपना, ये कर सकते हैं। और इस विचारधारा के आने के बाद पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चेंज हुआ। और आज की स्थिति यह है कि दुनिया भर की सरकारों में होड़ मची है कि कैसे वो बेहतर सर्विस प्रोवाइडर्स खुद को बनाएं, और जो इंटरनेशनल इंडेक्स आते हैं उसके बाद से तुलनाएं बड़ी और ज्यादा हो जाती। तो पहली बात, अगर कोई आपसे पूछे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी सुधारने की पहल जो भारत सरकार कर रही है उसके पीछे क्या क्या कारण है, तो संदर्भ स्पष्ट है आप लोगों को, इस संदर्भ में ऐसा हो रहा है। दूसरी बात है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी जो है, सेवा प्रदाय जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बदल के कर दूं, इसका अर्थ क्या है, सेवा प्रदाय की गुणवत्ता का अर्थ क्या है। मैंने एक और हेडिंग बना दिया, आप क्या करेंगे अब, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे लिखो, सेवा प्रदाय की गुणवत्ता का अर्थ क्या है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 चीजें कुछ लोग मानते हैं कि शामिल हैं, अगर वो हैं तो इसका मतलब चीज ठीक चल रही है। तो सबसे पहली बात तो है सेवा की गुणवत्ता। जो सेवा कोई कंपनी या ऑफिस या राज्य प्रदान कर रहा है वो सेवा अपने आप में गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस इटसेल्फ। दूसरा होता है जो डिलीवरी है, यानी कि सेवा को प्रदान करने की प्रक्रिया है, उसकी गुणवत्ता। और उसमें कहते हैं कि प्रदाय या प्रदान करने की जो प्रक्रिया में क्या क्या, एक तो गति, दूसरा प्रभावशीलता। सर्विस तो प्रोवाइड करवाई, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करवाने की प्रक्रिया में गति भी हो, प्रभावशीलता भी हो। गति का मतलब टाइम सही है, न्यूनतम समय में वो चीज आपको मिल जाए और इफेक्टिव तरीके से मिल जाए, तो इसको बोलते हैं कि ये दूसरी चीज है। जैसे आपने सरकार से किसी चीज की डिमांड की, पासपोर्ट बनवाने के लिए कहा, एप्लीकेशन दी, तो सबसे पहली बात की जो पासपोर्ट है देख के लगे पासपोर्ट है, बस की टिकट ना लगे वो, तो जो सेवा दी है ठीक हो, स्टैंडर्ड की सेवा होनी चाहिए, तो ये बात है। दूसरा है सेवा प्रदान करने की जो स्पीड वगैरह है। आपने अप्लाई किया, उसमें लिखा कि अधिकतम 1 महीना लगेगा। कई बार क्या होता है कि आपने फॉर्म भरना शुरू किया, 8-10 पेज का फॉर्म है, 9वें पेज के अंत में आ गए थे, अचानक बटन गलत दब गया, सारा ब्लैंक, अब शुरू से भरो। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? ये मतलब इंटरनेट की दुनिया में शुरुआती जो दिक्कतें होती हैं उसमें ऐसा होता है, सॉफ्टवेयर की दिक्कत है और सब लोग दुखी हो रहे हैं। धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि आप इसको सेव करके रख लीजिए, बाद में जब मन करे फिर आगे बढ़ो, फिर सेव कर लो, फिर आगे बढ़ो। अभी ऑप्शंस भी आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब जो सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन हैं, थोड़ा और मैच्योर लेवल पे आ गई है। अगर ऐसी सर्विस हो, लिखा हो कि 1 महीने के भीतर पासपोर्ट मिलेगा, और जनरल ट्रेंड इस समय जो भारत में चल रहा है इस मामले में कि पासपोर्ट अगर आपने तत्काल में अप्लाई नहीं किया है, नॉर्मल रूट से अप्लाई किया है, तो वो कहते हैं कि 1 महीना लगेगा, लेकिन जनरली 10, 12, 15 दिन पासपोर्ट आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी 3 दिन में भी आ जाता है, अगर संयोग से उस समय भीड़ कम है तो 3 दिन में पासपोर्ट आपके घर में आ जाएगा। तो फिर आप भौचक के रह जाते हैं कि ये सरकार ने भेजा है। लोग शक करते हैं, कोई जुगाड़ किया होगा आपने, जरूर टेबल के नीचे से कुछ खिसकाया होगा आपने, उसके बिना लोग मानते नहीं है। ऐसा स्पीड जो एश्योरेंस दिया वो और जो प्रभावशीलता है वो बाधा उसमें ना हो। तीसरा होता है कि अगर सेवा प्रदाय की गुणवत्ता ठीक है तो उसमें एक तंत्र होता है, इसको बोलते हैं शिकायत निवारण तंत्र। शिकायत निवारण तंत्र को बोलते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। और अगर किसी कस्टमर को या क्लाइंट को कोई शिकायत है तो वो शिकायत सुनने वाला हो उसकी, और शिकायत पर तुरंत समाधान हो। एक तो समाधान हो, दूसरा त्वरित समाधान हो, तीसरा सकारात्मक तरीके से समाधान हो। अगर ये तीनों चीजें हैं तो हम कहेंगे कि एक अच्छा शिकायत निवारण तंत्र या ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम उस संगठन में चल रहा है। लेकिन बहुत हो चुका, जब सरकार में होंगे ना, कई बार आपके हाथ में कुछ होगा नहीं। जैसे बिजली चली गई, बिजली विभाग में प्रमुख हैं, बिजली चली गई, लोग आपसे पूछ रहे हैं कब आएगी बिजली, पता आपको भी नहीं है। आपने पूछा राजधानी से, उनको भी नहीं पता है कि ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा उड़ गया है, पता नहीं आएगी या नहीं, आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी, पता नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मान लीजिए कोई ऑप्शन नहीं है, और जनता आपसे पूछे बार बार, तो कहते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारी केवल ठीक से बात कर ले तो आधा दुख इंसान का दूर हो जाता है। केवल इतना है मुस्कुरा के प्यार मोहब्बत से बात कर लेनी है, बस आधा दुख। पूरा तो दूर नहीं होगा, पूरा कैसे दूर होगा, गर्मी तो है ही उसके बाद भी, लेकिन आधा दूर हो जाएगा। अब कोई फोन करे कि बिजली कब आएगी, आप कहे भाई साहब कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कीजिए कि 1 घंटे में आनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया है, बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही आएगी हम अनाउंस कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो वो आधा घंटा फिर इसी पर बात करेगा सबसे कि बात बड़े अच्छे से करते हैं, कुछ भी कहो बात अच्छे से करते हैं। और जहां आपने उसी तेवर में बात की जैसे होती है आमतौर पर, मन है कि मेरा बिजली कब आएगी, पता नहीं कब आएगी, जो देखो ये पूछ रहा है, तो उससे उसका दर्द बढ़ जाता है। इसलिए एक ऐसा सिस्टम जो ठीक से रिस्पॉन्ड करे। और चौथा मानते हैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी संचार व्यवस्था, समुचित संचार व्यवस्था या समुचित इंफॉर्मेशन के लिए सूचना बोलेंगे, सूचना व्यवस्था कर लीजिए। और इसमें क्या होता है कि एक तो स्पष्ट रूप से बताएं कि जो सेवा आप देने वाले हैं उस सेवा में क्या क्या शामिल है, कोई कंफ्यूजन ना रहे।
एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो किसी कंफ्यूजन से बचाए, क्लाइंट को भी, सर्विस प्रोवाइडर को भी। फिर दूसरा यह है कि प्रोएक्टिव अप्रोच से, पूर्व सक्रियता के साथ संवाद करना। इसका भाव समझे कि बिजली अगर जाने वाली है तो पहले बताना, न कि बिजली जाने के बाद बताना। पहले क्या लिखा है? पहले सेवा में क्या शामिल है, ये क्या है, सेवा में क्या शामिल है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे कोई विभाग है तो उसकी तरफ से क्लियर कट ये सबको बताया जाए कि हम जो आपको देने वाले हैं क्या क्या चीजें हैं उसमें, आप क्या क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं। दूसरा, जब भी कोई समस्या आए तो पहले से बताएं, प्रोएक्टिव जो सिस्टम है वो अगर आप कर लेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये सब चीजें अगर है तो सेवा प्रदाय की गुणवत्ता इसको मान लिया जाना चाहिए, ये सारे ऑप्शंस जोड़ने चाहिए। तो प्रश्न का दूसरा हिस्सा कि सेवा प्रदाय की गुणवत्ता से आप क्या समझते हैं, उसके उत्तर में ये 4 बातें मुख्य रूप से बतानी है। अब तीसरा हिस्सा ये है कि भारत सरकार ने अभी तक इस मामले में क्या क्या किया है। कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं, फिर सेवोत्तम पर विस्तार से बात करेंगे। तो अब तक के प्रयास क्या है, उसमें एक तरफ से 3-4 प्रयास लिखते हैं। एक शब्द से आप परिचित हैं, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। विभिन्न राज्यों की सरकारों ने कुछ एक्ट्स पास किए हैं, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। इसके एग्जांपल्स देखें तो दिल्ली भी इसका एग्जांपल है, मेरे ख्याल से बहुत राज्यों में तो ये है, आप जिस भी राज्य से होंगे वहां भी ऐसा कुछ ना कुछ होगा ही होगा। इसमें आमतौर पर क्या होता है कि कौन कौन सी पब्लिक सर्विस सरकार प्रोवाइड करवाएगी, किन तरीकों से प्रोवाइड करवाएगी, और उसमें साफ लिखा होता है कि इसमें क्या क्या आसानियां जनता को दी जाएंगी। तो पहला बताइए, विभिन्न प्रकार के एक्ट पारित किए गए हैं सरकारों द्वारा जिनको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल दिल्ली का दे सकते हैं या अपने राज्य का दीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपके राज्य वाले एक्ट में क्या क्या खास बातें हैं तो मेंशन कीजिए। दूसरा, अगर मैं ये कहूं कि अब ई गवर्नेंस की वजह से बहुत सारी यात्राएं जो होती हैं ऑफिस में बंद हो गई हैं और लगभग सारा का सारा काम वेब पोर्टल्स के थ्रू हो जाता है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, तो दूसरा कीजिए ई गवर्नेंस और ब्रैकेट में लिखिए एप्लीकेशंस एटसेट्रा, एप्लीकेशंस, और एक ट्रैकिंग भी लिख दीजिए कि आपको अप्लाई करना है, नेट पे कीजिए, आपकी फाइल कहाँ पहुंची ट्रैक कर लीजिए, और बिना एक बार भी जाए आमतौर पर सरकार की सेवाएं आपको मिल जाएं, ऐसी व्यवस्था सरकारों ने कर दी है, मोटे तौर पर कर दी है। तीसरा, आप कह सकते हैं कि सरकारों ने यह भी किया है कि कंपटीशन को इंड्यूस किया है, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा होने से ऐसा कहा जाता है कि गुणवत्ता बढ़ती है एक स्तर तक, एक स्तर के बाद प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता को समाप्त भी कर सकती है, लेकिन एक स्तर तक प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता को बढ़ाती है। प्रतिस्पर्धा 2 प्रकार की है, एक तो है सरकार के ही 2 उद्यम, और दूसरी प्रतिस्पर्धा है सरकार और निजी क्षेत्र के बीच में। तो सबसे पहले आप बताइए कोई ऐसा क्षेत्र जहां सरकार के ही 2 या ज्यादा उद्यम आपसी कंपटीशन में हो। जैसे पेट्रोलियम में है, जैसे गैस जो एलपीजी के सिलेंडर्स वगैरह आते हैं उसमें है, तो पेट्रोलियम और जो एलपीजी है, अब तो एलपीजी और पीएनजी में भी कंपटीशन होना शुरू हो गया। आप में से कितने लोग ऐसे शहरों से हैं जहां पर पीएनजी यानी कि पाइप के थ्रू आपके किचन में गैस पहुंच चुकी है, मीटर लगा हुआ है जहां पर, कितने लोग हैं? पीएनजी बस 3-4-5 लोग। कौन से शहर से हैं आप? गाजियाबाद, तो दिल्ली के आसपास ही हो गया। और कौन थे? मुंबई, मुंबई में तो यार अंबानी जी रहते हैं, वहां तो बात ही नहीं है, वहां तो सब कुछ है। नोएडा, भाई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई। और कोई ऐसा शहर जो दूर है थोड़ा सा? जयपुर, यहाँ से किसी गुजरात बोला शायद, कानपुर, अच्छा अच्छा, कानपुर में शुरू हो गया, गुड। तो अब क्या हो रहा है कि कुछ कंपनियां, जैसे दिल्ली में एक कंपनी है आईजीएल नाम की, आईजीएल की फुल फॉर्म क्या होगी? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो उसने अब क्या किया, पूरी दिल्ली की खुदाई कर दी है, इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है, हर तरफ हर कॉलोनी को खोद खोद के पाइपलाइन डाल दी है, और अब हर किचन के अंदर वहां एक मीटर लगा होता है और वहां से एक पाइप आ रही है, वो गैस चूल्हे में लगी हुई है। तो जितनी गैस आप यूज कर रहे हैं उससे मीटर चलता जा रहा है, तो महीने के अंदर वैसे बिजली का बिल आता है, वैसे बिजली का बिल आ जाता है। अब इसके आने के बाद से जो गैस सिलेंडर वाली कंपनियां हैं वो दबाव में है, तो अपनी डिलीवरी, घर पहुंचाना और वो सब सुविधाएं बढ़ाने लगी हैं, तो कंपटीशन होने से फायदा तो होता ही है। अब दूसरा बताइए, ऐसे कुछ क्षेत्र जहां पहले केवल सरकार काम कर रही थी, या प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है। एक तो लेटेस्ट इलाका कौन सा है? रेलवे। रेलवे में कौन सी ट्रेन? तेजस नाम है उस ट्रेन का, जो पहली ट्रेन है। आप में से किसी ट्रेवल किया उस ट्रेन में? तेजस में कौन कौन घूम चुके हैं? 1 2 3 4 5 6, अच्छा गुड। कैसी ट्रेन है, बढ़िया लगी आप लोगों को? कुछ खास अंतर दिखा उस ट्रेन में? नहीं, वैसी है वो भी। आपको दिखा अंतर? दिखा अंतर, ठीक। और क्या है? एयरलाइंस। पहले हवाई जहाज भी केवल एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के होते थे। उसके बाद विजय माल्या को लगा कि आदमी हवाई जहाज में बेसिकली इसलिए जाता है कि वहां एयर होस्टेस ठीक से बात करे, तो उसने अपनी एयरलाइंस बनाई और इंग्लैंड की एक एयरलाइंस को फॉलो करके किंगफिशर नाम से खोली। उसका पर्पस था कि हम इन चीजों के बल पर एयरलाइंस चला लेंगे। तो उस समय जो दौर था, हालत है कि आप एयरपोर्ट अगर जाएं, जैसे 10 फ्लाइट्स वहां पर अलग कंपनियों की हैं, आप जेट में जा रहे हैं, कोई सहारा में जा रहा है, कोई स्पाइस जेट में जा रहा है और कोई किंगफिशर में जा रहा है।
तो एयरपोर्ट के मेन गेट के बाहर किंगफिशर एयरलाइन की एयर होस्टेस सीधा खड़ी होती थी, बाकी किसी का कोई नहीं। अब जैसे भी उतरा वो पूछती थी किंगफिशर, तो लोग बोलते थे नहीं, तो जाओ फिर, नहीं तो। और यदि किसी ने दिखा दी टिकट किंगफिशर की, तो वहीं से उसकी आओ भगत शुरू। आइए सर, हम बैग उठा लेते हैं, सर सर चलिए, सर मैडम आप चलिए। बाकी लोग जल के भुन जाते थे कि हमें कोई पूछने वाला है नहीं बाहर एयरपोर्ट के बाहर, इनको देखो कितना पूछा जा रहा है। और इसमें सबसे शानदार एयर इंडिया था। उसमें अगर आप प्लेन के अंदर बैठे हैं, एयर होस्टेस से आपने कहा पानी पीना है, तो इस भाव से क्यों पीना पानी भूखमरा कहीं का पता नहीं कहाँ से आ गया, पानी पीना है, ठीक है ना पानी तो अब जब ये एयरलाइंस आ गई जिनमें जो होस्ट और होस्टेसेस है वो बहुत सलीके से बात करने लगे और सारी सुविधाएं, खाने पीने की सुविधाओं का बड़ा ध्यान रखने लगे, तो एयर इंडिया पर दबाव आना शुरू हुआ। वरना एयर इंडिया का स्टाफ जैसे बिहेव करता था ना, अगर आपने गलती से दबा दिया बटन और आपने कुछ मांग लिया, तो अंगारे बरसाती हुई आंखों से उस सेवा की प्राप्ति होती थी। तो ठीक ही है, कंपटीशन होने से अच्छा ही रहता है। तो प्राइवेट सेक्टर में खूब कंपटीशन हो गया एयरलाइंस में। टेलीफोन है ही, यानी कि मोबाइल वगैरह। एक और बताइए, बैंक। हाँ, बैंक, ठीक है। भारत सरकार ने अब तक जो प्रयास किए उनमें मुख्य रूप से ये प्रयास थे। इन सारे प्रयासों के बाद जिसको बोलते हैं द प्रयास, द एफर्ट, उसका नाम है सेवोत्तम। अब आइए सेवोत्तम ये क्या चीज है। तो सबसे पहली बात, सेवोत्तम शब्द का अर्थ क्या है, तो बताने की जरूरत नहीं है। सेवा प्लस उत्तम है, तो हिंदी माध्यम में है, अंग्रेजी वालों को समझाना पड़ता है कि सेवा और उत्तम मिलकर वो कैसे हो गया। तो सेवा प्लस उत्तम यानी एक्सीलेंस इन सर्विस। एक्सीलेंस इन सर्विस यानी भारत सरकार की कोशिश है कि वो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म में एक्सीलेंस ला सके, और एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क का नाम है सेवोत्तम। अगर इसका थोड़ा सा इतिहास देखें तो ये जो मॉडल है, तो दूसरा लिखे कब बना, किसने बनाया, एकदम जासूसी तरीके से पढ़िए, कब बना, किसने बनाया। तो 2005 में पहली बार आया, और हमारे देश में एक विभाग है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार विभाग। तो प्रशासनिक सुधार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इसने ये शब्द गढ़ा और एक फ्रेमवर्क सामने पेश किया कि अगर ये चीजें हों सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म में, तो सरकार की सर्विसेज भी प्राइवेट सेक्टर जैसी हो जाएंगी। कुछ छूट गया? इसकी फुल फॉर्म किसकी? प्रशासनिक सुधार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसके बाद एक संस्था है जिसका नाम है BIS। बताइए क्या होता है BIS? कितने लोगों को हाथ खड़ा करें, देखें जरा। गुड, बताइए। हाँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्या है? भारतीय मानक विभाग बोलते हैं, मानक ब्यूरो होगा ना, भारतीय मानक ब्यूरो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का काम ये होता है कि किसी भी चीज का स्टैंडर्ड फिक्स करना, ताकि उस स्टैंडर्ड पर उस सर्विस या वस्तु का मूल्यांकन हो सके। जैसे एक जमाने में ISI मार्क खूब चलता था, किसी वस्तु पर लिखो ISI, लगा क्या बात है भाई, जबरदस्त बात है। तो अब तो बहुत सारे मार्क हो गए हैं, जैसे हॉल मार्क हो गया है, और कौन सा मार्क है? कौन सा मार्क? एग मार्क, अच्छा। और ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क इसमें नहीं आएगा इसी प्रकार से जैसे ISO 9000 आपने सुना होगा, तो ये जो है स्टैंडर्ड्स हैं सारे के सारे, इसी में इसने एक स्टैंडर्ड बनाया जिसका नाम है IS 15700.2005। ये एक मानक है, IS 15700 फिर कॉलन 2005। ये जो स्टैंडर्ड है, ये मिलता है उन संगठनों को जो अपनी सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को उन सब शर्तों पर खरा उतारते हैं जो सेवोत्तम के अंतर्गत मानी जाती है। यह तो स्पष्ट हुआ। तो जिस संगठन में ये लिखा हो कि उसके पास ये मार्क उपलब्ध है, इसका मतलब आप मान के चलिए कि वहां सेवाएं शानदार तरीके से आपको मिलने वाली है। जैसे अभी अगर तुलना करनी है ना, पासपोर्ट आप में से कितने लोगों के पास है? हाँ, तो जब आपने बनवाया होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा वो उसमें पासपोर्ट बनवाने वाले प्रोसेस में ना, अगर आप कभी दिल्ली में या कहीं भी पासपोर्ट बनवाएंगे तो उसमें आपको एक खास बात दिखेगी कि जब आप जाएंगे प्रोसेस शुरू करेंगे, तो शुरू का प्रोसेस सारा प्राइवेट कंपनी करेगी। आमतौर पर TCS को उन्होंने ये ठेका दिया हुआ था, हो सकता है आप चेंज कर दिया हो। तो उसमें क्या होता है कि वो जो स्टाफ है, प्राइवेट स्टाफ है, वो आपको इस तरह से ट्रीट करता है जैसे दामाद जी आए हैं घर पे, इस तरह से ट्रीट करता है, पूरा ध्यान, पानी वानी, चाय वाय, कोई दिक्कत ना हो। पासपोर्ट बनवाने आए, मजाक थोड़ा है, इतनी सारी फीस दे के आए हैं, ऐसा थोड़ा है। हर चीज का ध्यान, आप साइन भी करवाएंगे तो इस तरह से जैसे साइन करके भारत सरकार पे कृपा कर रहे हैं, इस तरह साइन करवाते हैं। वो सारा प्रोसेस 1 घंटे में हो जाता है, 1 या 2 घंटे में। फिर कहते हैं हमारे तरफ से सब कुछ हो गया, आपकी फाइल तैयार हो गई है, अब आपको जाना है वहां, ये जैसे दिल्ली में होता है, 2nd फ्लोर पे जाना है, वहां मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अधिकारी बैठे हैं, वो बस फाइनली आपको देख के अप्रूव करेंगे और साइन करेंगे, फिर आपका पासपोर्ट आपके घर पे आ जाएगा। आप तब तक इतनी उम्मीद में आ चुके थे, आपको लगता है कि आप स्वर्ग में हैं और इंद्र आप ही हैं और आसपास सारे देवता घूम रहे हैं और ये सब आपको लगने लगता है। फिर आप चढ़ते हैं ऊपर, फिर आपको पता लगता है इंद्र तो ऊपर बैठा हुआ है और आप तो दानव सभ्यता से माने जा रहे हैं वहां पर। फिर एकदम घोर सरकारी माहौल वहां होता है, वैसी ही लाइन
एक कमरे के अंदर एक आदमी बैठा, खाली बैठा है, पर बुला नहीं रहा किसी को, उसका मन नहीं हो रहा बुलाने का। अब बार बार खिड़की से झांक रहे हैं ऐसे करके, उसको और गुस्सा बढ़ता जा रहा है इस बात से कि मेरे प्राइवेसी में खलल कैसे डाल दिया। आधे घंटे बाद आपको बुलाएगा, और यदि उसका मूड नहीं है तो कोई ऐसा कारण बताएगा, पार्लो के कारण, जिस वजह से आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता है। और जब ठीक से गए वहां पर, ठीक से अदब से खड़े रहे, तो बोलेगा जाओ बना देंगे पासपोर्ट, जाओ। जैसे मेरे बाप की फैक्ट्री पासपोर्ट बनाने की, जाओ बना देंगे पासपोर्ट। फिर पासपोर्ट आएगा। और आपको दो दुनियाएं एक साथ देखनी हो ना, तो पासपोर्ट बनवाइए। अब वो एक साथ दो दुनियाएं दिखेंगी सिर्फ आधे पौने घंटे के अंतराल पे। तो वहां अब उन पर दबाव है, उन लोगों पे, कि खड़ूसों पे, कि तुम भी सीखो इन लोगों से। वो कह रहे हैं ऐसे हमसे नहीं होता, हमसे प्यार से बात नहीं होती, सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, प्यार से बात नहीं करते हैं। आप वो अंतर देखिए। लेकिन अब कुछ सरकार के ऑफिस आपको ऐसे दिखेंगे जहां डिफरेंस दिखेगा। तो अब आइए सेवोत्तम मॉडल। एक बात और लिखते हैं, जरूरत क्यों पड़ी इसकी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या थी, जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी कि उसके पहले कोशिश की गई थी कि सिटीजन चार्टर से काम चल जाए। उसके पहले कोशिश चली खूब समय तक सिटीजन चार्टर्स की। ऐसा माना गया था कि जब हर ऑफिस के बाहर लगे होंगे बोर्ड बड़े बड़े कि इस ऑफिस में ये काम होते हैं, इतने समय में होते हैं, यदि कोई काम ना करे इस नंबर पे फोन करें, तो इससे जनता उत्साहित होकर इतने फोन कर देगी कि सब ठीक हो जाएगा सिस्टम में। पर जनता ऐसी कि जनता फोन ही नहीं करती, ना फोन करती है, यहां तक कि वो सिटीजन चार्टर पढ़ती भी नहीं ठीक से। ऑफिस जाएंगे, किसी भी लगा होता वहां पर, मैं कल एक ऑफिस में गया था, 3-4 लगे हुए थे, सब आ रहे हैं जाने, कोई उसको देख ही नहीं रहा, किसी का मन नहीं करता देखने का। तो जनता उतनी प्रोएक्टिव हो जाएगी, ये एक उम्मीद थी भारत सरकार को, लेकिन जनता ने साबित किया कि हम भारत की जनता है, हमसे आप ऐसी अपेक्षाएं ना करें। एक तो लिखा हुआ है, चुनाव चिन्ह वाली जनता कैसे उसको पढ़े। तो जिनको सबसे बड़ी दिक्कतें हैं वो पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए तो वही स्थिति हो गई ना, कैसे पढ़े। और जो पढ़ सकते हैं उन्हें बहुत रुचि शायद बनी नहीं। इसलिए सरकार को एक बात समझ में आ गई कि अगर सर्विस बेहतर करनी है तो सिटीजन चार्टर एक अच्छा उपाय है, किंतु पर्याप्त उपाय नहीं है। हमें उसके साथ साथ कुछ और करना ही होगा, सिटीजन चार्टर से बात नहीं बनेगी। अच्छा, उत्साह क्या चीज होती है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि जब सरकारें ऐसा प्रयोग करती है ना, उत्साह कितना होता है। मुझे ध्यान है कि एक ऑफिस में एक आदमी ने, बॉस ने, सरकारी ऑफिस में, उसको लगा कि ये बात चीजें ठीक करते हैं। उसने क्या किया, बाहर लगा दिया बोर्ड, यदि इस ऑफिस में जरा सा भी करप्शन होता हो तो आप सीधे, वो सीनियर ऑफिसर था, सीधे इस कार्यालय के प्रमुख इनको इस नंबर पर फोन करें या मैसेज करें, आपकी शिकायत का तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और करप्शन को जड़ से मिटाया जाएगा, आप प्रशासन की सहायता करें। उस व्यक्ति ने यह सोचा कि अब तो मतलब भ्रष्टाचार 2-4 दिन का ही मेहमान रह गया देश में, क्योंकि उसके जैसे लोग आ गए देश में। अब इतना उत्साहित, फोन को फुल चार्ज कर लिया, कितने सारे फोन आएंगे कि बीच में चार्ज करने का टाइम पता नहीं मेरे यहाँ ना मिले, फुल चार्ज करके बैठा था, बोर्ड लगवाया और एकदम तैयार चाय पी के कि अब फोन आने शुरू होंगे, भ्रष्टाचार निपटा दूंगा देश में से। और उसके पास जो स्टाफ था वो करीब 800,000 लोगों का स्टाफ था, छोटा ऑफिस नहीं था, 800,000 लोगों का स्टाफ था, जिसका मतलब खूब बड़े केसेस आ सकते हैं, और वो टैक्सेशन का डिपार्टमेंट था। और मजे की बात क्या है, उसके पास 10-20 दिन तक लगभग एक भी फोन नहीं आया। इसके कारण तलाशे के बाद में, तो कारणों में एक ये भी आया कि जो बाकी स्टाफ था उसने सब लोग कहना शुरू कर दिया कि सबसे बड़ा वही है, वो देखना चाह रहा है कौन कौन शिकायत करता है, एक बार नंबर मिल जाए बस, फिर उसकी फाइल खुलेगी। अच्छा, बाहर वाले भी तो बहुत मजबूत है, वो भी तो कुछ करेंगे। आप तो कमरे के अंदर 8 साल बैठे हुए हैं कि आज मैं कलयुग को सतयुग में चेंज कर दूंगा आज से। बाहर जिनकी रोजी रोटी चल रही है बहुत सालों से, उनकी रोजी रोटी पर ब्लात मार देंगे एक दिन में। रोजी रोटी नहीं, पराठा मक्खन कह लीजिए, रोजी रोटी तो सैलरी से हो जाती है ना। और कुल मिला के कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि चीजें खराब हो जाती हैं। इसलिए सिटीजन चार्टर्स बहुत अच्छे किंतु अपर्याप्त उपाय हैं, उनसे आप कल्चर चेंज नहीं कर सकते। ये बात भारत सरकार को समझ में आ गई 2005 में, और तब उन्होंने कहा कि ये जो सेवोत्तम मॉडल है उसके 3 घटक हैं। 3 चीजें जिस ऑफिस में ठीक से चलेंगी, हम कहेंगे कि वो सेवोत्तम की पॉलिसी को ठीक से फॉलो करता है। सबसे पहली चीज वही है सिटीजन चार्टर्स। उस ऑफिस में सिटीजन चार्टर होने चाहिए। और सिटीजन चार्टर्स क्या होने चाहिए, जितना छोटा हो, जितना स्पष्ट हो, उस तरह का। कम्युनिकेशन की दुनिया का एक नियम है, थोड़ा अजीब सा शब्द है उसकी शॉर्ट फॉर्म, उसको बोलते हैं किस, KISS, ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, या कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जो कम्युनिकेशन छोटा है और सरल भाषा में है वही चल पाएगा। जहां आपकी भाषा जटिल हुई, चीजें बेकार, जहां कम्युनिकेशन ज्यादा लंबा हुआ वहां बेकार। तो सिटीजन चार्टर का जो है, कैसी भाषा होनी चाहिए, एक तो संक्षेप में हो, बहुत विस्तार में नहीं। विस्तार करना भी हो तो पहले बेसिक बात बता दीजिए, उसके बाद संदर्भ देकर, रेफरेंस देकर बाद में विस्तार में ले दीजिए। और दूसरी बात, सरल भाषा, सरल भाषा जनता की भाषा हो। कई लोग ऐसी संस्कृतनिष्ठ भाषा बनाते हैं, फिर लोग कहते हैं हिंदी में बताओ, जबकि हिंदी में ही होता है। तो सिटीजन चार्टर्स कैसे होने चाहिए, सरल हो, स्पष्ट भाषा में हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो। दूसरी बात है ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, GRS, हिंदी में क्या बोलेंगे, शिकायत निवारण तंत्र, या उसके पहले पब्लिक भी लिखिए, लोक शिकायत निवारण तंत्र, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। एक अच्छा ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम जो होता है ना, उसकी सबसे बड़ी बात है कि वो रिस्पॉन्सिव होता है, प्रोएक्टिव होता है।
और पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक होता है। रिस्पॉन्सिव, जैसी शिकायत का पता लगे तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करना है, भागना नहीं। प्रोएक्टिव, एक शिकायत पता लगी खुद अनुमान करना है कि इससे जुड़ी और शिकायतें क्या हो सकती हैं, उनका समाधान करना होगा। तीसरा है पॉजिटिव। अभी एक सुझाव दिया सेकंड ईआरसी ने कि हर ऑफिस में एक पीआईओ होता है ना, जैसे पीआईओ क्या होता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। अगली क्लास में पढ़ेंगे जब आरटीआई पढ़ेंगे ना, आरटीआई पढ़ते हुए समझना है कि इसका यूज कैसे करना है, जीवन में कम से कम एक बार यूज करना चाहिए, इसका बहुत शानदार उपाय है। तो जैसे आरटीआई एक्ट में लिखा है कि हर ऑफिस में एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा, सेकंड ईआरसी ने सुझाव दिया कि हर ऑफिस में एक पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर भी होना चाहिए, पीजीआरओ भी होना चाहिए। सुझाव मैं लिखवा दूंगा और ठीक उस तरीके से वो काम करेगा जैसे पीआईओ काम करता है, यानी 30 दिन में वो सूचना देता है, ये 30 दिन में शिकायत दूर करेगा। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी ऑफिस में वहां लिखा हो कि यदि आपको इस ऑफिस की किसी कार्यप्रणाली से कोई शिकायत है तो आप इस व्यक्ति से संपर्क करें, कखग जन शिकायत समाधान अधिकारी। आप बड़े खुश हो गए, चलो मैं बहुत परेशान था, कम से कम अपनी बात तो कह सकता हूँ। फिर आप वहां गए, बाहर पियून बैठा है, आपने कहा उनसे मिलना है, वो कह रहा मिलते मिलते नहीं है। आपने कहा नीचे से पढ़ के आया हूँ, ध्यान रखना वो पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर हैं और मैं पब्लिक हूँ और मुझे ग्रीवांस है, रिड्रेसल करवाना है, बात करवाओ। उसने अंदर जाके बोला कि आदमी ऐसे बोल रहा है, तो ऐसे लोगों से मिल लेते हैं फिर डर के मारे, कहीं वो कहीं रिकॉर्डिंग कर रहा हो, फोटो खींच ले, कुछ कर ले, और आप अंदर घुसे और सामने उसने बड़ा सा दरियाई घोड़े जैसा मुंह बना रखा है, एकदम ऐसा मुंह कि करवा ले मुझसे समाधान, आजा करवा समाधान मुझसे, इतना मनहूस मुंह बना रखा है। फिर आपने कहा जी मुझे शिकायत है, बताओ क्या शिकायत है। हाँ बोलो। आपने कहा मैं पानी पीना चाह रहा हूँ, पानी नहीं आ रहा है। तो क्या हो गया, देश में नहीं आता कहीं पानी, पानी का कमी है देश में, पता ही है आपको। तो इसलिए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, मुस्कुराहट के साथ बात करें, कम से कम आधी शिकायत तो बात करने से दूर हो जाएगी उसकी, वो तो करें। तो कहने का भाव है कि मनहूसों को इस विभाग में नियुक्त नहीं करना है, क्योंकि इससे और आदमी पहले दुखी है, नमक और छिड़क दिया उसके ऊपर, तो वो सब नहीं करना चाहिए। एक रोचक सा इंस्टेंस में ये कि मेरा अपना इंटरव्यू आईएएस का लास्ट अटेम्प्ट चल रहा था, तो अरुंधति घोष, अब नाम सुने क्या, सीटीबीटी जानते हैं आप लोग, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी। तो उस समय कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी पर यूएन में खूब डिस्कशन चल रही थी, तो भारत सरकार की ओर से अरुंधति घोष वहां पर स्थायी क्या थी, मतलब राजदूत जैसा कुछ पद था। बहुत मतलब खतरनाक किस्म की महिला मानी जाती थी, बहुत बिंदास, जिंदा दिल, लड़ाकू, खूंखार टाइप की। तो उनका बोर्ड था, इसी पर बात चल रही थी ग्रीवांस रिड्रेसल पे। तो उन्होंने पूछा कि ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति हो जो थोड़े से लाइवली हों, ठीक से बात करते हों, मुस्कुराहट से बात कर सकते हों और लोगों की शिकायतों को ठीक से सुन सके। तो वो अंग्रेजी में चल रहा था उनका, वो हिंदी उनको ठीक से नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा कि मान लो मेरे घर की बिजली चली जाए और मैं जाऊँ बिजली विभाग में, मैं कहूँगी बिजली नहीं आ रही, तो सामने वाला व्यक्ति मुस्कुरा के बताए कि बिजली क्यों नहीं आ रही, मैं तो झपड़ मारूंगी उसे। तो इससे क्या होगा मुस्कुराने से, अरे आदमी को समाधान चाहिए। फिर मैंने कहा मैडम मैं ये नहीं कह रहा कि केवल मुस्कुराना है, समाधान तो करना ही है, लेकिन समाधान करने के दो ऑप्शन हैं, एक बिना मुस्कुराहट के करना, एक मुस्कुराहट के साथ करना। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि समाधान मुस्कुराहट के साथ होना चाहिए, मैं समाधान ना हो ये कब कह रहा हूँ। फिर बोली अच्छा अच्छा ये कह रहे हो, देखती हूँ अभी देखती हूँ। तो इस बात से तो आप भी सहमत होंगे ना भाई कि अगर सरकारी ऑफिस में कोई आपसे ठीक से बात कर लेगा, समाधान तो चाहिए चाहिए, पर समाधान के साथ कोई ठीक से रिस्पॉन्स करे, ठीक से पॉजिटिव तरीके से बातचीत करे, तो हमें समस्या के समाप्त होने का जो भाव है और गहराई से पैदा होता है। और तीसरा है, देखो समस्याएं दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है क्षमताओं का निर्माण करना, अपनी क्षमताओं का विस्तार करना। तो कॉन्टिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग या एनहेंसमेंट ऑफ कैपेसिटी कहते हैं इसको। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हम कहेंगे निरंतर क्षमता वृद्धि करते रहना। और इसका मतलब ये भी होता है कि जैसे जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग होती है किसी ऑफिस के स्टाफ की, जैसे उसने पहले 4 सर्विसेज ठीक से देनी शुरू की, अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो गया, वो 4 सर्विसेज ठीक से दे पा रहे हैं, और अब कॉन्फिडेंस इतना है कि 4 के साथ एक और सर्विस जोड़ दी उन्होंने कि हम ये भी करेंगे। इसका मतलब वो ऑफिस जितना अच्छा काम पहले कर रहा था उससे भी अच्छा काम कर रहा है, और ये कहीं रुकने वाला मामला है, हमेशा होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा। इसलिए बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग। जो कंपनी इन तीनों चीजों को करती है या जो सरकारी ऑफिस इन तीनों को करता है उसको मिलता है वो मार्क, कौन सा मार्क, IS 15700 मतलब :2005, ये वाला मार्क मिल जाता है। चलिए, अब अगर कोई आपसे पूछे कि सेवोत्तम मॉडल को सफल करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये मॉडल तो आ गया है, पर ये ऐसा आया है कि इसको आए हुए हो गए 14-15 साल, आपको पता ही नहीं अब तक कि कब आ गया, क्योंकि आप में से अधिकांश लोगों ने नाम पहली बार सुना इसका आज। तो भारत सरकार मॉडल लाई, 15 साल हो गए, पता भी नहीं चला, इस मॉडल ठीक से नहीं आया, वरना पता होता हमें। तो यदि आपको सेवोत्तम को सफल करना हो तो कैसे करेंगे, सेवोत्तम कैसे सफल हो, इसका उत्तर क्या लिखोगे, पहले मैं तो हो जाऊं फिर ये भी हो जाएगा, ठीक से पढ़ेगा तो क्यों नहीं होगा। सेवोत्तम की सफलता के क्या क्या पक्ष हैं, देखो टॉपिक नंबर 7 में सबसे बड़ी समस्या पता क्या है, इसके हर प्रश्न का उत्तर एक जैसा होता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी और प्रोसेस ऐसा हो, और क्या 3-4 चीजें, लीगल फ्रेमवर्क, एथिकल फ्रेमवर्क, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, वही कुल मिला के 20-25 शब्द याद कर लेना। टॉपिक नंबर 7 से कोई भी सवाल है उसका क्रम बदल के कुल मिला के वही है। क्या करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ना आमतौर पर ऐसी अप्रोच होती है, क्या करें।
तो मतलब मुझे भी ये टॉपिक सबसे ज्यादा रूखा लगता है पढ़ाने में। खैर, 4 चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज चाहिए प्रतिबद्धता। अंग्रेजी में क्या होगा इसका? तो कमिटमेंट चाहिए और विल पावर। विल पावर के लिए क्या होता है? दृढ़ इच्छा शक्ति। प्रतिबद्धता व दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए सबसे पहले तो। किस में चाहिए? ये चाहिए नेताओं में भी, अधिकारियों में भी। तो दोनों लिख लीजिए। जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, यानी मंत्री है, एमएलए है, और दूसरा सरकारी अधिकारियों में चाहिए। क्योंकि अधिकारी और मंत्री अगर ठान लेके सफल नहीं होने देना है तो सफल नहीं होगा। तो सबसे पहले चाहिए उनकी तरफ से एक कमिटमेंट दिखे कि हाँ, सेवोत्तम मॉडल को सफल करना है। दूसरा है जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन। क्रियान्वयन के स्तर पर कौन कौन सी 2-3 बातें होनी चाहिए? 2 चीजें। सबसे पहली बात है कि पैरामीटर्स जो हो, मानक जो हो, स्पष्ट रूप से निर्धारित हो। तो स्पष्ट मानक। स्पष्ट मानक का मतलब जनता को भी और अधिकारियों को भी पता हो कि हम कौन सी सेवा किस तरह से प्रोवाइड करवाने के लिए बाध्य हैं या प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं। तो मानक स्पष्ट हो, पहली बात यह है, उसमें कंफ्यूजन ना हो। और दूसरा है कि उसकी लगातार मॉनिटरिंग होती रहे। मॉनिटरिंग को हिंदी में क्या कहना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग को अधीक्षण, निगरानी। हाँ, निगरानी अच्छा है, सतत निगरानी। तो कुछ ऑफिस से सीनियर लोग ऐसे हों जो लगातार इस बात की निगरानी करें कि जो सर्विसेज हमने कही थी वो दे पा रही कि नहीं दे पा रही। तीसरा है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। ये मैं सारी बातें जो बता रहा हूँ ना, सेकंड ईयर से बता रहा हूँ, सारे नोट्स उसी के हैं। तो स्टेक होल्डर्स का हिंदी अनुवाद क्या था? हितधारकों। प्रश्न है तो ऐसी डिजाइन बना के आ जाइएगा, डायग्राम बना के लिख के आइएगा। हितधारकों की सहभागिता, यानी पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब आप बताएं कि पब्लिक को सर्विसेज ठीक तरीके से मिले, इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो पब्लिक खुद ही है, जनता। जनता जब खुद जागरूक नहीं होगी तो कैसे सर्विसेज मिलेंगे? उसको थोड़ा सा एग्रेसिव तो होना पड़ेगा ना, असर्टिव तो होना ही पड़ेगा। लेकिन जनता के बिहाफ पे जो जो कर सकते हैं उनमें एक है सिविल सोसाइटी। देखो, हर शहर में कुछ ऐसे बूढ़े होते हैं जो खाली होते हैं, लेकिन उनको ज्ञान होता है और ऊर्जा से भरपूर होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं बेसिकली। वो ढूंढ ढूंढ के देखते हैं कहाँ वो रोजगार उनको मिल सकता है। और यदि किसी ऑफिस में काम ठीक ना हो तो उनको लगता है कि यही मेरा रोजगार है, और वहाँ धरना प्रदर्शन, चिट्ठी लिखना, ये करना वो करना। ऐसे लोग बड़े इंस्ट्रूमेंटल हैं ये सब काम करने के लिए, इनकी पूरी मदद लेनी चाहिए। तीसरा है एनजीओज। कोई ऐसी एनजीओ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर ही काम करती हो वो इसमें काम करे। और चौथा है मीडिया। यही 4 आते हैं हमेशा, है ना? इन 4 को याद कर लो किसी भी क्रम में, हर आंसर में क्रम बदल देना इनका। अगर ये चारों एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तब जाके सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। और दूसरी तरफ एक स्टेक होल्डर कौन है जिससे काम करवाना है? वो भी तो है, वो है सरकारी कर्मी। ये कह रहे आ जाओ, चारों आ जाओ, करवाओ मुझसे काम। तो मतलब ऐसी अपेक्षा उनसे भी ना करें जो अमानवीय अपेक्षाएं हो, अपेक्षा उतनी ही करें जितना संभव हो सकता हो। अंतिम चौथी बात क्या है? प्रबंधन के स्तर पर सुधार करना, या प्रशासनिक सुधार कह लीजिए, मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। प्रशासनिक सुधार ये करना जरूरी होगा। और ये करने के लिए क्या करना होगा? एक तो जिसको बोलते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके माइंडसेट में चेंज करना होगा। तो पहली चीज प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किस चीज की? देखो, सरकारी आदमी को ये समझाना कि सरकार सेवक है जनता की, बड़ा मुश्किल है। तो कम से कम 8-10 दिन की ट्रेनिंग तो उसको ये समझने में लगती है कि अच्छा मैं सेवक हूं, ये मालिक है। मैं तो उल्टा मान के चल रहा था कि मालिक मैं हूं, सेवक है। तो माइंडसेट को पूरा 180 डिग्री पे चेंज करना पड़ेगा ये समझाने के लिए कि सरकारी कर्मचारी सेवक है और जनता उसकी मालिक है। इसके लिए ठीक ठाक प्रशिक्षण मिलना चाहिए। और दूसरा, देखो, एक शब्द हमेशा याद रखो, जीवन में भी काम आता है, एसओपी। इसको हमने भी डिस्कस किया था, एसओपी क्या होता है। किसी भी संगठन को आगे बढ़ाना हो तो अंततः आपको एसओपी पे ही जाना पड़ेगा। एसओपी क्या? सोप, बताओ। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अगर आप कभी एमबीए करेंगे, आईएएस बनने के बाद कर ही लेते हैं आमतौर पे। मैनेजमेंट की दुनिया में अगर 3-4 मुहावरे देखें सबसे ऊपर चलने वाले, एक है आरओआई। हर बात में आरओआई करते रहते हैं, आरओआई आरओआई। इसका मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इतना इन्वेस्ट करेंगे तो वापस कितना लौट के आएगा। एक एसओपी उनका सबसे बढ़िया है। फिर थोड़ा डराते हैं, स्वॉट एनालिसिस कर लिया, स्वॉट एनालिसिस कर लिया है। डरना मत, वो केवल लफाजी का मामला है। एसओपी का मतलब क्या हुआ? देखिए, लगभग हर चीज ऐसी है दुनिया में, कुछ को छोड़ दें, कि जिसमें आप एक प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। सिंपल सा ना, जैसे मान लीजिए आपका मन हुआ खाना बनाने का किस दिन। कुछ लोग तो आप इतने क्रिएटिव होंगे कि खाने किचन में गए और कुछ भी ऐसे कुछ डाला तो अच्छा बन जाता होगा, उसको ऐसे होंगे। लेकिन बाकी लोग जो यूट्यूब देख के या नोट्स पढ़ के खाना बनाते हैं, पहले नोट्स बनाते हैं कि मम्मी को फोन किया, मम्मी पराठा बनाना कैसे बनाऊं? मम्मी ने कहा लो बेटा नोट करो, नंबर 1 गेहूं खरीदो, पिसवा के लाओ। नंबर 2 तवा खरीदो। नंबर 3 गैस चूल्हा और वो सब खरीदो। 7-8 पे जाके आता है असली पॉइंट कि अब जो आटा है उसको गूंथना है। पहले ये पता है या इसके सब पॉइंट्स बताऊं? आप नहीं, ये पता है, हमने इसका अभ्यास किया हुआ है।
फिर गूंथो, उसे गोल करो, उसके अंदर ये भरो, उसके अंदर ऐसे करो, ऐसे करो, फिर बेलो, उसके बाद रखो, करीब 11 से 12 सेकंड के बाद पलट दो उसको, अगली बार 19 सेकंड तक वेट करना, फिर पलट देना, फिर थोड़ा घी लगाना, फिर पलट देना। ये सब बता दिया। अच्छा, अगर कोई बताने वाला ठीक हो और नोट्स बनाने वाला भी ठीक हो और वो नोट्स बना के इंप्लीमेंट भी ठीक से कर लेता हो जनरली, तो आप मान के चलिए कि पराठा पहली बार में ठीक ठाक तो बन ही जाएगा, शानदार भरे ना बने, ठीक ठाक बन जाएगा, और 8-10 बार के बाद शानदार बन जाएगा। इतना ही तो मामला है। अब ये जो विधि कई लोग अपने बुढ़ापे में अपने साथ लेके चले जाते हैं, अगर ये चीजें निश्चित रूप में लिखी हुई हर कर्मचारी को उपलब्ध हो जिसका संबंध उस चीज से है। मैंने आपसे दिन कहा था कि हल्दीराम के किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे टेस्ट एक जैसा मिलेगा, क्योंकि एसओपी फिक्स है। किसी फूड आइटम में क्या चीज कब डालनी है, कितने सेकंड के बाद डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, उस मात्रा के मानक रेडीमेड वहां पर उपलब्ध है कि इस मानक से ही डालनी है, इतना ही डालना है, इस कंपनी के ही प्रोडक्ट्स आएंगे, उन्हीं को यूज करना है बनाने में। और जैसे ही आपका एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि यह काम जब भी होगा इस प्रोसेस से होगा, और उस प्रोसेस में अगर 20 चरण हैं, 20 के 20 चरणों पर निशान लगाएंगे, टिक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसी क्रम में हुआ, तो रिजल्ट आमतौर पर कैसा आएगा? सेम आएगा। प्राइवेट सेक्टर आमतौर पर ऐसा करता है। प्राइवेट सेक्टर इस पे ही चलता है। जो बड़ी कंपनियां हैं या जो जिनका काम मल्टीपल सेंटर्स पे चलता है वो ऐसे करते हैं। सरकार का काम एक ही शहर में चल रहा है, दुनिया भर में चल रहा है, दुनिया भर में है, तो सरकार को तो और जरूरी है कि ऐसा करे। इसलिए आप कहें कि सरकार के लिए जरूरी है कि वो मैनेजरियल रिफॉर्म करे या प्रशासन सुधार करे, और उसमें लगभग हर सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसका हिंदी में क्या हो गया? व्यवस्थित ऑपरेटिंग प्रक्रिया, ठीक है? तो या वही लिखना, सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हर चीज का अनुवाद करना ठीक भी नहीं होता है। चलो, अब सेवोत्तम या सर्विस डिलीवरी से जुड़ा अंतिम हिस्सा, सेकंड एआरसी के सुझाव क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सिस्टमेटिक नहीं, स्टैंडर्ड है। सेकंड एआरसी के रिकमेंडेशंस क्या है? उसने एक प्रक्रिया बताई है। देखो, किसी भी ऑफिस में अगर आप चाहते हैं कि सेवोत्तम मॉडल सफल हो जाए, या आप चाहते हैं कि वहां का सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाए, तो 7 चरण हैं सेकंड एआरसी के हिसाब से। और सेकंड एआरसी की कुल रिपोर्ट कितनी है? 150 है। उनमें से जो 12वीं रिपोर्ट है, रिपोर्ट नंबर 12, उस दिन हमने जिक्र किया था 3 का केवल, 1, 4, 11। एक कौन सी थी? सूचना का अधिकार। चौथी इथिक्स इन गवर्नेंस। और 11वीं कौन सी? इंफॉर्मेशन। वो तो आरटीआई तो पहली रिपोर्ट है, हाँ, ई गवर्नेंस। ये जो 12वीं रिपोर्ट है इसको बोलते हैं सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, नाम है इसका, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस टॉपिक पर जब भी आप कहना कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट, जिसका नाम है नागरिक केंद्रित प्रशासन, याद रहेगा? तो 12वीं रिपोर्ट जिसका नाम है नागरिक केंद्रित प्रशासन, उसमें कहा है कि 7 स्टेप्स हैं। कोई भी सरकारी ऑफिस इन 7 चरणों के आधार पर अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी को बेहतर बना सकता है या सेवोत्तम मॉडल को सफल रूप से लागू कर सकता है। चाहे सेवोत्तम पूछे, चाहे सिटीजन सेंट्रिक पूछे, कुछ पूछे से मतलब यही है। तो किसी भी सरकारी ऑफिस को नागरिकों के लिए संतोषप्रद बनाना हो तो 7 चरण हैं। बात समझ पा रहे हैं? चाहे सेवोत्तम पूछे, चाहे सिटीजन सेंट्रिक एडमिन पूछे, चरण यही 7 बताने हैं। और चरण है, प्रकार नहीं है, यानी 1 बाय 1, एक के बाद 2, 2 के बाद 3। लिखो नंबर 1। पहला चरण है स्पष्ट रूप से सेवाओं को परिभाषित करना। स्पष्ट रूप से सेवाओं को परिभाषित करना, पर तब समझ गए हैं कि हम क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं, एकदम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए जनता के सामने कि हमारा ऑफिस ये काम करता है। तो आप ये अपेक्षा हमसे कर सकते हैं। मतलब पानी विभाग में आके बोले कि बिजली नहीं आ रही है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, कहां तक आप मैनेज करेंगे? तो स्पष्ट होगी, पानी नहीं आ रहा तो हमारे पास आओ, पानी जैसी जो मिलाते हो उसके लिए हमारे पास मत आओ, उसके लिए कहीं और जाओ फिर, ठीक? स्टेप 2, दूसरा चरण, प्रत्येक सेवा के संबंध में मानक निर्धारित करना, यानी स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स निर्धारित करना। प्रत्येक सेवा के संबंध में मानक निर्धारित करना। ब्रैकेट में लिखिए, मानक गणनीय होने चाहिए। गणनीय का मतलब क्वांटिफिएबल हो, मेजरेबल हो या मापन योग्य हो। मानक मापन योग्य होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। और मानक किस चीज में? एक तो टाइम में, एक क्वालिटी में। संकेत में लिख लीजिए, बोले कितने टाइम में हो जाएगा, किस क्वालिटी से होगा, ये दोनों बातें स्पष्ट हो। जब इतना हो जाए, एक संगठन 2 काम कर लिए। नंबर 3 में है मानकों को पूरा करने के लिए क्षमताओं का निर्माण करना। मानकों को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण। तो जितना आप घोषित करने वाले हैं पहले देख लें कि उतना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो क्षमता बढ़ाओ, स्टाफ बढ़ाओ, ट्रेनिंग दो उन सबको। इसमें संकेत में लिखे नीचे, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, स्टाफ की संख्या बढ़ाना। इसी में स्टाफ को ट्रेनिंग, स्टाफ की संख्या बढ़ाना, तकनीकों का इस्तेमाल करना। तकनीक ऐसी चीज है कि बहुत सारे फंक्शंस को तकनीक ने ऐसे सॉल्व कर दिए, 0 प्रॉब्लम के लेवल पे ले आई है। मैं बताता कि अटेंडेंस के लिए क्या सिस्टम आजकल लगा है? कुछ नहीं करना, बस कैमरे लगे हुए हैं, आप अटेंडेंस लग गई आपकी।
ये सब सिस्टम। स्टेप नंबर 4, मानकों को हासिल करने के लिए निष्पादन करना। मानकों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ निष्पादन करना, ऐसा लिखें। निष्पादन यानी परफॉर्मिंग टू अचीव द स्टैंडर्ड। मानकों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ निष्पादन करना। जब आपकी कैपेसिटी बन गई, अब आपने कहा कि अब अनाउंस करते हैं, और आपने अनाउंस किया कि 1 जनवरी सन 2050 से इस ऑफिस में यही चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। 1 जनवरी से पहले सब तैयारी, ट्रेडिंग सब तैयार, और 1 जनवरी को सबसे सुबह आ गए हैं कि आज से अनाउंस किया है, और फिर सब परफॉर्म करने लगातार कि वो चीज हो जाए जो हमने अनाउंस की है। स्टेप नंबर 5, निष्पादन या कार्य प्रणाली की सतत निगरानी करना। तो ऑफिस में 1-2 लोग इस काम के लिए होने चाहिए कि वो लगातार देखें कि सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म ठीक है या नहीं। तो निष्पादन या कार्य प्रणाली की सतत निगरानी करना। कुछ लोग इसी काम के लिए ऑफिस में होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं। सीनियर लेवल पर भी काम नहीं करता, वो भी काम देखता है, केवल करवाता है, काम ठीक से होता है, ये चीज। छठे को हिंदी में क्या बोले, लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ इंपैक्ट थ्रू इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। तो छठे में लिखिए फीडबैक आदि माध्यमों से, फीडबैक का हिंदी में कुछ प्रतिपुष्टि बोलते हैं, मत लिखो यार, फीडबैक बोलते प्रतिपुष्टि, अब फीडबैक लिखो, है ना। फीडबैक आदि माध्यमों से कार्य प्रणाली के प्रभाव का मूल्यांकन करना। तो जनता से फीडबैक लेते रहना है, लिखित मत भरवाना, फिर चुनाव चिन्ह वाले क्या करेंगे। तो मौखिक, अनौपचारिक, इस तरह से लेते रहना चाहिए। और फीडबैक ऐसे नहीं लेते, सब ठीक चल रहा ना, ये फीडबैक का तरीका नहीं है। ऐसे में दबाव में लोग बोलते हैं हाँ ठीक चल रहा है। फीडबैक का तरीका ये है कि दिक्कत आ रही है ना, यहाँ पर दिक्कत आ रही है ना, ताकि वो उत्साहित होकर बोले हाँ दिक्कत आ रही है। 7वां स्टेप, निगरानी तथा मूल्यांकन के आधार पर सतत सुधार की प्रक्रिया। निगरानी व मूल्यांकन या मूल्यांकन व निगरानी के आधार पर सतत सुधार प्रक्रिया को चलाते रहना। सतत सुधार प्रक्रिया को चलाते रहना। हो गया। इतना होता ही हमारे देश में सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म ठीक हो गया है सरकार में। इसके बाद एक छोटा सा हेडिंग बनाओ, और हेडिंग में लिखो जन शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में सेकंड एआरसी के सुझाव। 3-4 सुझाव नोट कर लीजिए, काम आ जाएंगे। जन शिकायत निवारण प्रणाली यानी पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम के संबंध में सेकंड एआरसी के सुझाव। ठीक है, इसमें सुझाव लिखिए। आप ये सिस्टम समझ रहे हैं? अच्छा, शुरू में एक वाक्य लिखिए, कोई कार्यालय या संगठन अपने सेवार्थियों, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्लाइंट्स, अपने सेवार्थियों या ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निराकरण के लिए जो व्यवस्था बनाता है उसे शिकायत निवारण तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये मीनिंग ध्यान रखिएगा। अब क्या क्या सुझाव दिए वो नोट कर लीजिए। सुझाव नंबर 1, हर संगठन में एक आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था होनी चाहिए। हर संगठन में एक आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था या तंत्र होना चाहिए, इंटरनल मैकेनिज्म। नंबर 2, प्रत्येक संगठन में लोक शिकायत निवारण अधिकारी ब्रैकेट में पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, PGRO। देख लिया, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, लोक शिकायत निवारण अधिकारी का पद होना चाहिए जो लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के समान हो। जो लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के समान हो। उसके पास पर्याप्त शक्तियां होनी चाहिए, इसी में उसके पास पर्याप्त शक्तियां होनी चाहिए ताकि वह महत्वपूर्ण फैसले ले सके। नंबर 3, प्रत्येक शिकायत का निवारण 30 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य हो। प्रत्येक शिकायत का निवारण 30 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य हो, नहीं तो PGRO, कौन है ये? वही है जो पिछली लाइन में था ना, वही। नहीं तो PGRO के विरुद्ध कार्यवाही हो। चौथा,
प्रत्येक संगठन के भीतर पीजीआरओ के फैसलों के विरुद्ध अपील करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण भी होना चाहिए। अपीलेट अथॉरिटी, अपीलीय प्राधिकरण भी होना चाहिए। ये उसने एक सिस्टमिक स्ट्रक्चर बताया। आप अंत में लिखिए 5वां सुधार अपनी ओर से, संगठन के सभी कर्मचारियों के दृष्टिकोण को बदलने के लिए तथा एसओपी सिखाने के लिए, दृष्टिकोण को बदलने के लिए तथा एसओपी सिखाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। एक बात और बताइए, आमतौर पर सरकारी ऑफिस में शिकायतें किस तरह की होती हैं? एक हेडिंग बनाओ फिर से। सामान्यतः शिकायतों के प्रकार, कौन कौन सी शिकायत होती है? 4-5 बताओ ना, कल को प्रश्न है तो क्या लिखेंगे वहां पर? शिकायतों के सामान्य प्रकार या सामान्यतः शिकायतों के प्रकार। नंबर 1, सेवा का उपलब्ध न होना, जैसे बिजली आई नहीं रही, मीटर लगा गए हैं। नंबर 2, सेवा का सही समय पर, पहला चला गया। दूसरा है सेवा का सही समय पर न मिलना। तीसरा, जिस समय पर, या तीसरा असल में क्या, नॉन डिलीवरी अगेंस्ट कमिटमेंट का मतलब हुआ कि ऑफिस ने वायदा किया था पर सेवा दी नहीं। समय की बात नहीं है, कई बार काम होता ही नहीं, बोल दिया हो जाएगा, हुआ ही नहीं। हाँ, तो नंबर 3 लिखो, आश्वासन के बावजूद सेवा न मिलना। आश्वासन के बावजूद सेवा न मिलना। लिखो चौथा, लिखो चौथा में लिखिए कि स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार। स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार, इसका एक्सपीरियंस करना, डीटीसी बस में जाइए कभी और कंडक्टर से पंगा मोड़ लीजिए किसी बात पे। जैसे बोलते हैं टिकट बोल दे भाई, अब बोलो टिकट। कंडक्टर लोग ये कह देंगे टिकट खरीद लो, कहते टिकट बोल दो, टिकट बोल दिया। आप इतना ही बोलो, वो हरियाणा से होते हैं आमतौर पर। उसके बाद सारा काम वो करेंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना। बड़े प्रोएक्टिव होते हैं, फिर आपको घर तक छोड़ के आएंगे पूरा का पूरा, बस मोड़ देंगे जहां पे घर हुआ। नंबर 5 लिखिए, नंबर 5 लिखिए, नस्ल, धर्म या जाति आदि के आधार पर अन्याय करना। धर्म, नस्ल या जाति जैसे किसी आधार पर अन्याय करना। और छठा, अपने सरकारी दायित्व के बदले धन या किसी अन्य लाभ की अपेक्षा करना। अपने सरकारी दायित्व के बदले धन या अन्य लाभ की अपेक्षा करना। ठीक है, जाइए जाइए।